टीवी पे हम हमेशा कुछ चेहरे अक्सर देखते हैं जो वक्त के साथ बीत जाती है, हम भूल जाते हैं, लेकिन उनकी जर्नी हमेशा हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी में अगर चाहो तो हर कुछ मुमकिन है। ऐसा ही कुछ सोच है एक शख्सियत का जो आज हमारे शो पे प्रेजेंट है और जो आज हमारे गेस्ट भी हैं। विप्लव विश्वास जी, सीआरपीएफ सदा अजय, भारत माता की जय। कहीं भी मैं जाता हूँ तो मेरा नाम का सामने एक टैग लगा हुआ है, करोड़पति। बिल्कुल, अमिताभ जी भी एकदम सरप्राइज हो गया जी, 1 करोड़ रुपया का सवाल में एक इंसान कैसे इतना कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे सकते। मैं सिपाही में भर्ती हुआ था, जो कांस्टेबल होता है, जो जवान होता है, आप लोग जानते हो, जो एक्चुअल जो फाइट करता है, उसी में मैं पहले ज्वाइन किया था। अंतिम संस्कार में नहीं, कोरोना में डेथ हुए थे, तो उस टाइम जो है, एक तो कोरोना की वजह से डेड बॉडी भी नहीं दे रहा था मेरा लाइफ पार्टनर को, उसको मैं जो अंतिम संस्कार होता है उसमें मैं भाग नहीं ले पाया। तो मुझे बहुत दुख है उस पल का, जो मतलब সেটা আমরা জাস্ট টিভিতে বসে দেখি, কিন্তু ওটা লাইভ এক্সপিরিয়েন্স যখন আপনি ওখানে গিয়েছেন, তো আমি যত জানি যে শ্যুটটা এত সহজ হয় না। कितना स्ट्रिक्ट है सर उनका सेट, ये थोड़ा बताइए हम लोग उसके बारे में। हाँ, तो आइए इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि जो अचीवमेंट इन्होंने किया है, और सिंस ही हैज़ बीन द फर्स्ट बंगाली टू विन करोड़पति इन द करोड़पति शो ऑफ दिस सीज़न, सो आइए हम इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि इनका क्या कहना है इस बारे में और इनकी पूरी जर्नी के बारे में कि इनका जर्नी कैसे रहा है। हेलो सर। थैंक यू आरब जी। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू यू दैट यू हैव कम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। ओके, आपने बुलाया और मुझे भी खुशी है जो आपने आपका शो में बुलाया और मैं आया। नहीं सर, ये बहुत बड़ी बात है जो आपने अपना टाइम निकाला और आप आए, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट वंस अगेन। मैं भी आपसे शुक्रिया अदा करता हूँ। तो सर कैसे हैं? बस बढ़िया है। अभी कैसा चल रहा है? मुझे तो अभी जैसे एक सेलिब्रिटी जैसे फील हो रहा है। कहीं भी मैं जाता हूँ तो मेरा नाम का सामने एक टैग लगा हुआ है, करोड़पति। अच्छा। मेरा नाम तो बहुत लोग जानते नहीं है, लेकिन वही टैग है, करोड़पति वाला। सर, सबसे पहली बात तो मुझे तो जब मैं आपसे बात करना स्टार्ट कर रहा तो वो लाइन मेरे दिमाग में घूर रहा है, वो लास्ट एपिसोड जो आपका था, फाइनल एपिसोड, जो आपसे 1 करोड़ का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसमें आपका जो आंसर आ रहा है मिस्टर अमिताभ बच्चन के प्रति कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं श्योर हूँ, आप इसको लॉक कर दो। सर चाह रहे हैं कि और टाइम लो आप, और आप लाइफलाइन लो, कुछ लो, बट आप एकदम श्योर है। मतलब वो कॉन्फिडेंस सर, मतलब अभी मैं जब भी आपके बारे में सोचता हूँ पहले वो लाइन मेरे दिमाग में घूरती, तो वो कैसे आया सर आपके? बिल्कुल, अमिताभ जी भी एकदम सरप्राइज हो गया जी, 1 करोड़ रुपया का सवाल में एक इंसान कैसे इतना कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे सकते हैं। अब नॉर्मली इससे पहले भी करोड़पति बना है, अब देखिए उससे जब जवाब दिया तो काफ़ी सोच विचार करके, काफ़ी टाइम लेके, एनालाइज करके, दूँ या ना दूँ, मतलब ऐसे डायलमा में रह के भी जवाब दिया। लेकिन मेरा आप शो देखे तो आप, मैं एकदम 10 सेकंड से भी ज़्यादा टाइम नहीं लिया, क्योंकि मेरा एकदम कॉन्फिडेंस था। मैं उस आंसर में, उस क्वेश्चन का जो आंसर ऑप्शन था, मुझे एकदम 100% कॉन्फिडेंस था जो वही होगा, क्योंकि इससे पहले मैं ये सब चीज़ पढ़ा हूँ, मैं तैयारी किया, मेरा एकदम तैयारी था और उसी के अनुसार क्वेश्चन आया। तो नेचुरली आप जो आंसर जानते हैं उसके लिए टाइम लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, तो मैं इसीलिए फटाफट जवाब दे दिया और अमिताभ बच्चन भी सरप्राइज हो गया। और आप ये जान के खुशी होगा आपको, जो ऑफ द शो है, तो अमिताभ जी जो 1 करोड़ रुपया जीतते उनके साथ काफ़ी टाइम बिताते, बात करते, तो मेरे साथ भी ऐसे बात किया है जे ऑफ कैमरा, ऑफ द शो। जी आप विश्वास जी, आप जो है इतने टफ जॉब है, आप एक सीनियर इंस्पेक्टर है सीआरपीएफ में और आपको नक्सलवाद से आप जूझ रहे हैं, आप ड्यूटी कर रहे हो, फिर टाइम कैसे मिले, तो सारी चीज़ उन्होंने खूब अच्छा तरह से मेरे साथ बात किया 20-25 मिनट। और उन्होंने लास्ट में एक बोला है, एक शब्द जो एग्जैक्ट मैं जो बोल रहा हूँ वही बोला है, कहते तो है जे मेरा करोड़ों फैन है, पता नहीं, लेकिन लोग कहते हैं मेरा करोड़ों फैन है, लेकिन आज से मैं आपका फ़ैन हो गया हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है, मज़ा आ गया सुन के। सर आप पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्ट है आपकी लाइफ के बारे में जानने में, क्योंकि सर, क्योंकि आप इंडिया को सर्व करते हैं, आप देश को सर्व करते हैं, तो ये बहुत हम लोग के लिए गर्व की बात है, मेरे लिए है कि मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ बैठ के, राइट? बिल्कुल, बिकॉज यू आर लाइक
someone whom we look up to, Yes, क्योंकि आपकी definitely. वजह से हम लोग हैं। डेफिनेटली Right. मेरा जो है जन्म जो है गांव में हुआ है। अच्छा। पश्चिम बंगाल का नदिया डिस्ट्रिक्ट के गांव है, बागबेड़िया नाम है जहाँ, और मैं वहाँ से थोड़ा दूर अभी भीमपुर में रहता हूँ मेरा, जहाँ घर वगैरह बनाया है। तो काफ़ी स्ट्रगल करके मैं पढ़ा किया है, और जहाँ हम लोगों का घर था वहाँ से स्कूल कॉलेज काफ़ी दूर था। स्कूल तो 7 किलोमीटर दूर था, कॉलेज भी 15 किलोमीटर दूर था। उस टाइम में, उस ज़माने में रास्ता भी उतना ये नहीं था, डेवलप नहीं था। तो काफ़ी दिक्कत करके, मशक्क़त करके, बहुत परेशानी से हम पढ़ाई किया है। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, और मास्टर डिग्री भी कर रहा था कलकत्ता यूनिवर्सिटी। इन बिटवीन क्या है, मेरा जो है CRPF में जॉब लग गया। तो मैं सिपाही में भर्ती हुआ था, जो कांस्टेबल होता है, जो जवान होता है, आप लोग जानते हो, जो एक्चुअल जो फाइट करता है, उसी में मैं पहले ज्वाइन किया था। उसके बाद धीरे धीरे मैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के, धीरे जो भी अपना डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के और प्रमोशन लेके मैं सीनियर इंस्पेक्टर पद पे हूँ। CRPF का देखिए एक ऐसे ड्यूटी है CRPF में, जो आप और फोर्स देखे होंगे, BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो पाकिस्तान बॉर्डर वगैरह, बांग्लादेश बॉर्डर का गार्ड करते हैं। SSB है जो नेपाल भूटान का बॉर्डर में और करते हैं। CISF जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स है, वो इंडस्ट्री का अंदर जो सिक्योरिटी दे। लेकिन CRPF ऐसे है, पूरा देश में उसका ड्यूटी है। चाहे नक्सलवाद से आप जूझ ना पाए, कोई रायट है, कोई हिंदू मुस्लिम और कुछ है, कोई अगजानी है, कोई नेचुरल कैलामिटी है, कोई भूकंप आए, सारी चीज़ हम लोगों का वो ड्यूटी करना पड़ता है। तो बहुत टफ जॉब है। जितना पैरामिलिट्री फोर्स है सर, उसमें से CRP सबसे टफ ड्यूटी है, और उसी ड्यूटी मैं 32 साल से कर रहा हूँ, और मुझे गर्व है जब मैं CRPF का एक। बिल्कुल सर, बिल्कुल, हम लोग को भी गर्व है सर, जितने सारे सेंट्रल फोर्स में है या स्टेट फोर्स में है, तो क्योंकि आपकी वजह से हम लोग हैं, तो डेफिनेटली। और सर मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपके अंदर एक आर्टिस्ट है, जैसे कि आपसे बात करते हुए शूट से पहले हम लोग को समझ आया कि आप एक सिंगर भी हैं। हाँ, आप मन से एक आर्टिस्ट है, मतलब ये बहुत प्योरिटी होता है जो किसी के अंदर भी होता है। तो सर उसके बारे में, मतलब ये एक आर्टिस्ट, उसको आपने कैसा जिंदा रखा, और एट द सेम टाइम हाउ हैव यू मैनेज्ड विद कौन बनेगा करोड़पति, क्रैकिंग दिस, तो इसके बारे में थोड़ा, ये जर्नी के बारे में बताइए हम लोग। हाँ, एक्चुअली देखिए ये बात तो सच है, हम लोगों का बंगाली है ना, बंगाली का खून में ही एक गायकी होता है। आप देखे होंगे, जितना भी आप टीवी शो में आप देखिएगा, जितना भी ये इंडियन आइडल है, और GTV में जो चलता है, जी बांग्ला में भी चलता है जो सिंगिंग, उसमें देखिएगा आप ओवरऑल सारे इंडिया को आप और स्टेट का कंपेयर करें तो बंगाली बहुत ज़्यादा आता है। तो नेचुरली हमारे खून में ही एक संगीत है। तो मेरा भी वही बचपन से था। तो हम खेत खलियानी में और कहीं भी जब जाते ये करते तो गाना गाते थे, तो लोग कहते थे जी आपका आवाज़ बहुत अच्छा है। तो उसी से मुझे इंस्पिरेशन मिला, और मैं धीरे धीरे गाता गया। और ख़ास तौर मैं CRPF में जब आया, जब भी कोई फंक्शन वगैरह होता था, कहीं भी जहाँ भी मैं डिप्लॉयमेंट रहा, तो जहाँ भी फंक्शन होता है, जैसे हमारा एनुअल फंक्शन होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है, आपको रिपब्लिक डे होता है, बटालियन का रेजिंग डे होता है, फोर्स का रेजिंग डे होता है, बहुत सारे फंक्शन होता है। तो ऑलमोस्ट सभी फंक्शन में जो है मैं उसमें गाना गाता था। तो गाते गाते मेरे को लोगों का ये भी तारीफ़ भी मिला, नहीं आपका आवाज़ अच्छा है। तो मैं इंडियन आइडल में भी गया था 2005 में, और मैं लास्ट 24 तक गया था। तो वो शो भी मेरा सोनी TV में दिखाया था। अच्छा, तो इंडियन आइडल भी आपने क्रैक किया था? हाँ, क्रैक किया था मैं इंडियन आइडल तो में। बेसिक राउंड आपने क्रैक कर लिया था? हाँ हाँ, पूरा मैं बड़ौदा से ऑडिशन दिया था। अच्छा। बड़ौदा से जो है लास्ट 12 किया था, 12 में से 4 को लेना था। तो मैं वो 4 में नहीं आ पाया था, लास्ट 12 तक गया था। 17 मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार है, मेरे ख्याल से 17-18 हज़ार लोग गया था बड़ौदा में ऑडिशन देने, उसमें से मैं लास्ट 12 में गया था। तो एक्चुअली मेरा बेसिक जो है शिक्षा संगीत में नहीं है, जैसे कोई घराना से होता है या कोई है। अच्छा। जिस वजह से जो उनका शो का जो ये है, तो उन्होंने अनु मालिक जी, उन्हें यही बात बोला, देखिए विश्वा जी आपका आवाज़ तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको शो में बने रहने के लिए और टॉप में जाने के लिए, अचीव करने के लिए आपको एक बहुत शिक्षा का बहुत ज़रूरत है संगीत का। तो नहीं था, इसीलिए सॉरी आपको नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन मैं जो भी अचीव किया संगीत में, मुझे बहुत खुशी है। सर आपका अपना जो लाइफ रहा है अभी तक, जो आपने लाइफ जिया है या जी रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ऑर्डिनरी लोग से तो आप थोड़ा अलग ही आप लाइफ को देखते हैं, इसलिए आप शायद आज इस मुकाम पे पहुंचे या ये अचीवमेंट आप करके बैठे हैं। बिल्कुल। तो सर ये सब आता कहाँ से, मतलब क्या आपके दिमाग में रहता है, क्या चलता है
कि सब करते, आप ऑलरेडी आप सेटल थे, आप सीआरपीएफ के जॉब में आपका ड्यूटी ऑलरेडी सेट था एंड आप सर्व कर रहे थे कंट्री को, या अभी भी कर रहे हैं। तो आपका मन में क्या इच्छा है कि मेरे को ये करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये क्यों, मतलब ये कैसे आता है? हाँ, देखिए सीआरपीएफ का टफ तो जैसे कि मैं पहले बताया बहुत टफ जॉब है, सीआरपीएफ का जो जॉब है, ड्यूटी है। लेकिन मेरा कहना ये है, आपको जो टाइम मिलता है ना, जो भी एक्स्ट्रा ड्यूटी करने के बाद भी, बहुत सारी यंग जनरेशन भी और भी लोग हैं हमारे कॉलीग्स पे, और भी लोग फालतू का टाइम बर्बाद कर देता है। Right. जैसे कोई रील देखता है, कोई और कुछ करता है, कोई है। मैं वो सब फालतू चीज़ में बिल्कुल टाइम नहीं बर्बाद करता। मेरा जो एक गोल था, मेरे को केबीसी में जाना, केबीसी में जाने के लिए मैं एकदम सीरियसली तैयारी करता था, जो भी टाइम मिलता था, चाहे सुबह मिले चाहे शाम को मिले। संडे का दिन ऑफ रहता है ड्यूटी, तो संडे के दिन पूरा पढ़ाई करना। फालतू चीज़ में मैं बिल्कुल नहीं करता, कोई गॉसिप नहीं। हम लोगों का जो कोई कोई लोग जो टाइम मिलता ताश खेलते हैं, कोई और कुछ करते टाइम, वो मैं टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं किया। और डेली में जो है मेरा जो रूम है वहाँ पूरा म्यूज़िक का सारे सेटअप है, वहाँ मैं डेली कम से कम 4-5 गाना तो मैं प्रैक्टिस करता था। तो उसी संगीत से मुझे एक मतलब शक्ति मिलता था अंदर से, अच्छा। जहाँ आप कुछ कर सकते हैं। और साथ साथ मैं केबीसी का भी तैयारी एकदम सीरियसली करता था। सर एक अगर कुछ आपके लाइफ को जो गाना बयान करे या जो एक्सप्लेन करे, ऐसा कोई एक छोटा सा सॉन्ग, एक छोटा सा मुखड़ा अगर सुना दें आप अपनी आवाज़ में। ठीक है, सुनाता हूँ। जी। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। क्या बात है सर, रियली नाइस, रियली नाइस। सर ये जो आपने गाना भी चुना है, काफ़ी इमोशनल सॉन्ग है ये, पहली बात तो मैं बोलूँगा। हाँ, हम सब मुसाफिर ही है। और आपके लाइफ में भी इमोशनल मोमेंट्स बहुत ज़्यादा रहा है। तो कोविड के टाइम में हम लोगों ने अ, अपनों को छोड़ा है और हमारे लोग छूटे हैं हमसे। Right? बहुत टफ टाइम था यस, पूरे दुनिया के लिए, पूरा पूरा। पूरे यूनिवर्स के लिए, और आपके साथ भी घटना घटी है। तो सर वो हम लोग जानना चाहेंगे थोड़ा सा वो डिटेल में कि कैसा था वो सिचुएशन, और आप कैसे उसको, आप अकेले लड़े, और आप मैरिड से आप सिंगल पेरेंट हो गए। तो सर और फिर आपने अपने फादर को भी खोया, अपने मिसेस को भी खोया। मेरे ख्याल से सर बहुत ज़्यादा टफ रहा हो। हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा टफ था वो पल। तो मैं अभी याद भी करता तो मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ और रोना भी आता है। मैं क्या बोलूँ, एक्चुअली वो 2021 का टाइम है, जो अप्रैल का टाइम था। बहुत पीक फॉर्म में था वहाँ कोरोना। जी। मैं उस टाइम पोस्टिंग था मेरा गुवाहाटी में, अच्छा। असम में, अच्छा। असम का जहाँ, और मेरी वाइफ जो है रांची में थी। तो वो भी मेरे लिए बहुत ये क्या मेरे लिए सेक्रीफाइस किया, मुझे बहुत ताकत दी मेरी वाइफ ने। अच्छा। तो उनका जब बीमार पड़े थे, जब कोरोना हुए थे, तो मैं भी बोला था ठीक है मैं आ जाता हूँ। बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप ड्यूटी करो, मैं तो हूँ यहाँ, मैं कर लेंगे, सब मैनेज कर लेंगे। तो कोरोना जब उनको हुए थे, डिटेक्ट हुए थे, उसके बाद उन्होंने जो नर्सिंग होम में काफ़ी भर्ती था, 4-5 दिन शायद भर्ती था। उसके बाद जो है कोरोना उसमें नेगेटिव आ गया था। तो उन्होंने भी बोला बात तो होते रहते, अभी जैसे बात होते रहते, वीडियो कॉलिंग से भी बात किया। उन्होंने हॉस्पिटल से रिलीज होके आ गए, और दोपहर में जो है सारे कपड़ा फपड़ा धोए, फिर अपने नहाए धोए। तो शाम को फिर जो है करके खाना फाना खाए हैं 3-4 बजे, जहाँ तक मुझे याद है। फिर उन्होंने 6 बजे के आसपास सो गए घर में, बेडरूम में। तो सो गए, तो बात बुत हुई। उससे पहले जस्ट वीडियो कॉलिंग में बात हुई है मेरे से 5 बजे, 5:30 बजे के आसपास वीडियो कॉलिंग में, एकदम देखे सब एकदम ठीक है। फिर उसके बाद जो सो गए 6-7 बजे सो गए बेडरूम में। उसके बाद जैसे मेरी बेटी है, एक बेटी है, तो 9 बजे का, 8:30, पौने 9 बजे के आसपास शायद उन्होंने जगाया मम्मी को। जब मम्मी उठी, चलिए खाना फाना खा लीजिए, डिनर कर लीजिए। तो बाहर से, दरवाज़ा का बाहर से आवाज़ दिया, तो कोई आवाज़ उनको मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिला। और एक बार बोले मम्मी चलिए उठिए खाना फाना खाए, तभी नहीं आया। तो उसको कुछ डाउट लगा, अंदर गया, अंदर जाके देखा, उसको हिलाया, मम्मी उठिए उठिए, तो कोई एकदम रिस्पॉन्स नहीं था, सेंसलेस टाइप का है। तो भी शॉक हो गया एकदम। तो तुरंत मेरे को फ़ोन किया मेरे बेटे, जैसे ऐसे मम्मी ऐसा हालत है। तो वहाँ मेरा साला भी रहता है बगल में, थोड़ा 2 किलोमीटर में दूर में।
फिर मैं साला को तुरंत बोला जैसे ऐसे तुम्हारी दीदी को देखो ये हालत है ये ऐसे ऐसे, तो उन्होंने भी आ गए और गाड़ी में ले जाके फिर लेके गए हॉस्पिटल में लेके गए। फिर हॉस्पिटल में लेके जाके वहाँ काफ़ी देर हो गया तो उन्होंने बोले नहीं ये डेथ हो गया उनका पहले से ही। तो मैं गुवाहाटी में था, तो मैं कैसे आऊँ, उस टाइम जो है रात के वक्त थे, रात के मेरे ख्याल से 12 साढ़े 12 बजे के आसपास खबर उन्होंने दिया जे, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया जे हैं आपको वो इन्फॉर्मेशन पहुंच गया? हाँ मिला। मैं तो सारा रात भर जागे थे जो वो हुआ था। लेकिन आओ कैसे, उस टाइम कोरोना का टाइम ऐसे बहुत दिक्कत था, मतलब फ़्लाइट तो चल नहीं रहा था, ट्रेन भी बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे बंद था। तो मुझे बहुत एक दुख हुआ लाइफ में। मैं जो है मैं जिस मेरा लाइफ पार्टनर को उसको मैं जो अंतिम संस्कार होता है उसमें मैं भाग नहीं ले पाया, क्योंकि मैं आ नहीं पाया। आने में काफ़ी टाइम मेरा का लग गया, मतलब 1.5 दिन 2 दिन लग गया, और तब तक कोरोना में डेथ हुए थे। अंतिम संस्कार में भी नहीं, कोरोना में डेथ हुए थे, तो उस टाइम जो है एक तो कोरोना की वजह से डेड बॉडी भी नहीं दे रहा था, तो उन्होंने लेट भी नहीं कर पाया। मेरा साला और बेटी जो थे दोनों मिलके फिर उनका जल्दी जल्दी अंतिम संस्कार, अगर क्योंकि ज़्यादा टाइम अगर रखते 1.5-2 दिन रखते तो मोहल्ले वाले भी थोड़ा एक अलग उस टाइम का सिचुएशन को अनुसार, तो मैं बोला कोई बात नहीं। तो मुझे बहुत दुख है उस पल का, जो मतलब मेरा जो लाइफ पार्टनर है उसको मैं अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया। और क्या हुआ उसके बाद, जब मैं छुट्टी आया था, 1 महीना का छुट्टी आया था, आके फिर मेरा जो है अंतिम संस्कार और जो भी हिंदू रीति रिवाज का जो है वो सारे लास्ट राइट का जो क्रियाक्रम करके हम फिर वापस गए थे। जाने के बाद हम लोगों का क्या होता है डिपार्टमेंट में, जैसे उस टाइम को होता है 14 दिन का क्वारंटाइन में रखते हैं, आप सुने होंगे। बाहर से जो लोग आते हैं तो अंदर का लोगों से मिलने नहीं देता, क्योंकि क्वारंटाइन रख के उनको डिटेक्ट करके जी एक्चुअली ये फ्री है कि नहीं कोरोना से। उस दौरान मेरे फादर का भी डेथ हो गया कोरोना से। कितने दिन तो, के? तो ये 1 महीना 10 दिन डिफरेंस में। तो मैं क्वारंटाइन में था उस टाइम, और इधर फादर का जो है मुझे खबर मिला जो है फादर का डेथ हो गया। तो मेरा भाई जो है वो उनका अंतिम संस्कार किया, जबकि मैं बड़ा बेटा, मेरे 2 भाई हैं हम लोग, तो हमें करना था। तो मुझे इस पल का भी बहुत दुख है, मैं अपना पिताजी को भी मैं अंतिम संस्कार नहीं कर पाया, क्योंकि मैं उस टाइम क्वारंटाइन में था। तो क्वारंटाइन से हमारे डिपार्टमेंट को छुट्टी देने का कोई यह नहीं, जब तक क्वारंटाइन में रहे। तो ये भी मेरे लिए बहुत एक दुख की पल था मेरा लाइफ में। जिंदगी भर सर रह जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, या ये कंपेंसेट नहीं हो नहीं, सकता? हम कर ही नहीं सकते उसको, जो गए तो गए। सर लेकिन आप जितना मैं आपको जानता हूँ, ये कुछ दिन से मैं जाना हूँ आपको। सर पानी लेंगे आप? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। तो जाना हूँ सर कि आप बहुत ही कनेक्टेड हैं फैमिली से अपने, और आप दूसरे के लिए इतना इमोशनल हो जाते हैं अनजान के लिए। तो सर ये तो आपके अपने बात है, अपनी 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 फैमिली है, मतलब ये तो बॉडी का पार्ट्स है एक तरीके से, अगर हम लोग बोले। इस बारे में मैं एक बात और बताना चाहूँगा जी। क्योंकि मैं ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी मैं डिप्लॉयमेंट था मेरा। ओके। हमारा डिपार्टमेंट से कुछ चुनिंदा लोगों का जो अच्छा टैलेंटेड है और क्वालिफाइंग टेस्ट करके जो है उनका जो भी अचीवमेंट उनका पिछले का वो देख के फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग डिप्लॉयमेंट जाते हैं। ओके। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में मैं सिलेक्ट हुआ था, और मैं लाइबेरिया में पोस्टिंग था उस टाइम मेरा। ओके। और लाइबेरिया में 2014, 15, 16 में आप सुने होंगे इबोला वायरस, एक वायरस बहुत आया था। हाँ। इबोला वायरस जो मतलब कोरोना से भी बहुत डेडली था, वो तो मतलब उसका आसपास जाने से भी जो है वो डेथ हो जाता। तो हाँ बहुत सारे डेथ हुए थे उस टाइम मैं जब डिप्लॉयमेंट था। तो लाइबेरिया में जब इबोला वायरस से डेथ हो गया लोगों का, वो सब टच नहीं करते थे कोई। जैसे इसे डेड बॉडी आप जाएंगे ना, वो दृश्य जो है मेरा अभी भी मैं देख पा रहा हूँ। रास्ते में पूरा ऐसे डेड बॉडी ऐसे रहता था, कोई भी आया मर गया उसको टच नहीं करता था वहाँ। वो लाइबेरिया जो है ना उस टाइम वेस्ट अफ्रीकन कंट्री, बहुत गरीब कंट्री, उनका जो है बेसिक एम्यूनिटीज़ और ये सब जो हेल्थ ये सब स्ट्रक्चर उतना नहीं है, तो लोग उस टाइप से बहुत मरा था उस टाइम। तो हम लोग खुद अपने हाथों से उन डेड बॉडी को हम अंतिम संस्कार कराया था। हम लोग पास पूरा सब सिस्टम था, डॉक्टर थे, हम लोग पूरा टीम था, जेसीबी था। हम लोग क्या करते उसको जेसीबी से कम 8-10 फीट जो है हम नीचे गड्ढा गाड़ते थे, उसके बाद उसको जो है दबा के फिर उसको मिट्टी में दफना देते थे। तो एक मेरे लिए ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एक इम्तिहान था, जो मैं और लोगों का, हज़ारों लोगों का मैं जो है दफनाया, और अपने मतलब लाइफ पार्टनर और फादर का भी मैं अंतिम संस्कार नहीं कर पाया। वो काफ़ी दुख था मेरे लिए। सर बोलते हैं ना कि कब क्या किसके साथ होगा, बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं कुछ जानता, नहीं, कोई नहीं जानता। और
हम लोग यही सोच सकते हैं और सोच के हौसला रख सकते हैं कि जो होगा बेहतर, बिल्कुल बिल्कुल, जो होगा जो अच्छा ऊपर ही वाला होगा। करेगा, बिल्कुल, उससे तो हम उनका जो लिखा हुआ है वो चीज़ तो कोई चेंज कर ही नहीं कर सकता। सकता सर। लेकिन सर मैं वही पुराने में आऊँगा अपने टॉपिक पे कि आप इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आप अभी लोगों के लिए काम करते हैं, आप सोशल वर्क इतना पहले से करते आ रहे हैं, किसी की शादी नहीं हो रही तो आप खड़े हैं, कोई बीमार है तो आप खड़े हैं, बिल्कुल। अपने एरिया में किसी को कोई छोटी सी तकलीफ है तो आप उसके लिए खड़े हैं। तो आप इतना ज़्यादा इमोशनल हैं अंदर से और इतना केयरिंग है। और देखिए इम्तिहान ऊपर वाला भी लेता है उसी के हाँ, साथ, हाँ, बिल्कुल, जो शायद उनके इम्तिहान में खड़ा रहने का हिम्मत रखता हो, राइट, राइट। जैसे कि आपने रखा है सर। और सर अभी आप सिंगल पेरेंट हैं, अभी आपको ड्यूटी मैनेज करना, आपकी एक बेटी है, हुँ, उसको फिर आपको वहाँ से लेके, अभी आप माँ बाप दोनों हैं। हुँ, और जैसे मैं आपको बात करते हुए देखा आपकी बच्ची से, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि माँ और बाप एक साथ ही बात कर रहे हैं। हाँ, कि मतलब नेचुरली, एक छोटा सा तबीयत खराब हुआ तो आप कितने लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आप अभी रांची में नहीं हैं, तो आप इतने ज़्यादा फ़ोन कर रहे हैं, इतना आप केयर कर रहे हैं, आप कंटिन्यू लगे हुए हैं, हुँ, तो कितना आप प्यार करते हैं या कितना कनेक्टेड हैं वो समझ पा रहे हैं। सर वो आपकी वाइफ के गुजरने के बाद वो कैसा आपके लिए जर्नी रहा, आपकी बेटी के लिए, मतलब वो रिलेशन में क्या चेंजेस आया, या माँ बाप का आप दोनों का भार अपने ऊपर ले लिया अपने, मुझे तो देख के वही लगा सर। तो वो कितना टफ रहा हाँ, सर? बिल्कुल टफ तो रहा। एक परिवार के 2 सदस्य गुज़र जाने के बाद और मेरा लाइफ पार्टनर भी जी, डेथ होने के बाद, जी, तो मेरा एक बेटी है, तो उसको देखभाल करना तो मेरा उसका माँ भी हूँ मैं, फादर भी हूँ। जी, तो है थोड़ा दिक्कत तो पड़ता है उसको, वही मेरा मतलब अभी वही मेरा सब कुछ, वही मेरा ज़िंदगी है। लेकिन आपको कहना चाहूँगा मेरा अपने बेटी के अलावा भी मैं इससे पहले 4 बेटी को पाला है। अच्छा, हाँ, आप केबीसी का शो में भी आप देखे होंगे, इस बात का अच्छा, ज़िक्र किया। एक्चुअली ये प्रेरणा मेरे जो है वाइफ से ही मिली है। अच्छा, उनका ये ऐसे था जी, हम गरीब घर से आए हैं और हम आज एस्टेब्लिश्ड हैं। मेरे पास आज काफ़ी सब कुछ है, कोई फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं एक सीनियर इंस्पेक्टर, तो अच्छा खासा सैलरी भी मिलता है, तो कोई वेल एस्टेब्लिश्ड हूँ। मेरा फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो उनका भी इच्छा था अगर मुझे कभी मैं समर्थ हूँ तो मैं गरीब का भी सेवा करूँ। तो इससे पहले मैं 3 जो बेटियाँ, गरीब घर की बेटियाँ, जो लोग जिनके बच्चे जो है, जिनका फादर ईंट-भट्टा में काम करते हैं, कोई रिक्शा चलाते हैं, कोई दिहाड़ी मज़दूर करते हैं, ऐसे हम 3 बेटी को पालन-पोषण किया, छोटा उम्र से। और पालन-पोषण करके एक को तो सीआरपीएफ में नौकरी मिल गया, नौकरी उसको सेट कर दिया। नाइस, एक स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी करता है, वाह, और एक जो बेटी है उसको जो है आर्मी वाले के साथ मैं शादी दिला दिया, तो 3 तो सेटल हैं। और एक बेटी अभी मेरा जो बेटी है उनका साथ रहते हैं, अच्छा, वो 9th में पढ़ रहे हैं। तो वो भी अच्छी बात ये है, वो जो 9th में जो पढ़ रहा है वो क्लास टॉपर है, तो भी कभी ज़िंदगी में ये करेगा। तो मुझे उन बेटियों से भी थोड़ा मुझे आराम मिला क्या, सपोर्ट मिला। जैसे मैं दूर ड्यूटी करता हूँ, लेकिन मेरा एक बेटी जो मेरे बेटी के साथ जो और एक बेटी जो रह रहे हैं, तो दोनों अपने सिस्टर जैसे रहते हैं, तो उनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, तो दोनों मिल के अपने जो भी करते हैं। साथ में मेरा मम्मी भी रहते हैं, मम्मी हालाँकि एजेड है, मम्मी में रहते हैं। और मेरा एक चीज़ मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मेरा जैसे भी देखा गया जो है पड़ोसी जो है ना, वो हमेशा लोगों का साथ रिलेशन ठीक नहीं रहता है पड़ोसी। लेकिन मैं बहुत एक खुशनसीब हूँ, मेरा आस-पास का जितना पड़ोसी हैं बहुत मतलब सहयोग देते हैं मेरा साथ। और मेरा घर में थोड़ा-सा भी कुछ भी तकलीफ़ हो, कुछ भी हो, वो लोग पूरा आ जाते हैं, आके हेल्प करते हैं। जैसे भी आप देखे कितने लोगों का वो फ़ोन किया था, वो सारे मेरा पड़ोसी था सब। तो बोला नहीं, नहीं सर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं बिटिया को, हम लोग हैं ना। तो ये सब चीज़ मुझे बहुत सारे दुःख भी मिला, साथ-साथ लोगों का सहयोग भी मिला। अच्छा, और मैं खुशी है जब मैं उस दुःख से उबार के फिर मैं आज इस जगह पे पहुँच गया हूँ। चलिए सर, बहुत बढ़िया। सर काफ़ी सारी बातें आपसे हो रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हम लोगों को जानना है सर आपकी सीआरपीएफ ड्यूटी के बारे में, जो आपकी पोस्टिंग रही है, वो हमेशा नक्सलाइट एरिया में ही रही है। तो सर कितना टफ है नॉर्मल पोस्टिंग से और नक्सलाइट एरिया में पोस्टिंग होना? है, टफ तो बहुत है। देखिए सीआरपीएफ सिर्फ नक्सलाइट से नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग जो है पाकिस्तान का जो टेररिस्ट है, जो हमारा अच्छा, बॉर्डर है जम्मू कश्मीर में, अच्छा, वहाँ से भी हम लोग का पूरा ड्यूटी रहता है। जम्मू कश्मीर एरिया में जो जी, टेररिस्ट है, एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो भी है, जी, उसमें हम लोग ये कहते हैं टेररिस्ट को भी साथ लड़ते हैं। दूसरा बात जैसे और इंटरनल जैसे है, पहले उल्फा था,
फिर जैसे मणिपुर नागालैंड में वहाँ भी टेररिस्ट हैं, उनके साथ भी मतलब जहाँ भी इस टाइप का कोई होता है हमारा सीआरपीएफ में डिप्लॉयमेंट होता है। और अभी जो है हम प्रेजेंटली जो है नक्सल एरिया में, जो नक्सल बेल्ट में है, वहाँ जैसे बीजापुर छत्तीसगढ़ में वहाँ पोस्टिंग है। जैसे बीजापुर में बहुत सारे एरिया जैसे सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, ये सब एरिया में पूरा नक्सल है। तो ये हम लोग सीआरपी में अलग अलग जो जिस एरिया में रहते हैं उसका अनुसार ड्यूटी करते हैं। लेकिन हम लोगों को भी एक सर्विस का एक टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं। एक तो हमारा एक टेन्योर, जो हम लोगों का टेन्योर 3 साल होता है। ओके। एक टेन्योर जो होता है सॉफ्ट होता है, अच्छा। फिर एक टेन्योर हार्ड होता है। सॉफ्ट मतलब क्या है, जहाँ ये सब टेररिस्ट और नक्सलवाद और ये उग्रवादी ये सब नहीं है। जैसे सिटी के अंदर कोई ड्यूटी है, मतलब जहाँ शांति है वहाँ ड्यूटी रहता है। फिर एक टेन्योर 3 साल जो है टफ एरिया, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर और ये छत्तीसगढ़ का जो कहाँ कहाँ सर पोस्टिंग रहा है? हाँ ऐसे रहा ऑलमोस्ट ऑल ओवर स्टेट में मेरा, ऐसे कोई स्टेट नहीं छूटा। कौन सा टफ आज तक का बहुत ज़्यादा ऐसे आपका रहा है? कभी ऐसे कोई स्टेट नहीं है जो मैं गया नहीं है। लेकिन तब तो मैं अभी जो नक्सलवाद क्षेत्र में है मैं ज़्यादा दिन नहीं गया, जस्ट 5 महीना 6 महीना मेरा हुआ है पोस्टिंग। इससे पहले टफ मेरा रहा मणिपुर रहा। मणिपुर में मेरा सर्विस का जस्ट 2 साल ही हुए थे, मैं ट्रेनिंग करके पासिंग आउट होके गए थे। और उस टाइम मैं 2 बार जो है मुठभेड़ में मैं फंसा एकदम, मतलब उग्रवादी के साथ आमने सामने लड़ाई में फंसा, जिसमें मेरा एक दोस्त भी उसका एनकाउंटर हो गया था, डेथ हो गया था। और हमने भी 3-4 जो है टेररिस्ट को मारा था। तो ऐसे 2 बार मेरा हुआ जहाँ मतलब जान जाते जाते मैं हाँ। बच गया। मतलब उधर से फायरिंग हो रहा है, हम फायरिंग कर रहे हैं, अच्छा। ऐसे आमने सामने एकदम लड़ाई चल रहा है। इस टाइप अच्छा। का मैं 2 बार जो है इनकाउंटर में मैं इन्वॉल्व रहा। उसके लिए मुझे अप्रिसिएशन भी मिला है और गवर्नमेंट का तरफ से कैश रिवार्ड भी मिला है। तो वो लाइफ मेरा बहुत टफ था। एक तो ऐसे था, एक मैं जिक्र करना चाहूँगा, हम लोग मणिपुर में था। मेरा जो उस टाइम तो मैं सिपाही हुआ करता था, नया नया सर्विस 2 साल ही हुआ था, पासिंग आउट परेड करके गया थे। तो हमारे जो कंपनी कमांडर होता है डीएसपी रैंक का होता है, उसका साथी था। तो हम लोग पूरा ट्रूप्स जो है हम लोग 40-45 आदमी था। एक ऐसे सूचना मिला था जी यहाँ उग्रवादी छुपा हुआ है, और तो हम लोग जो है सूचना मिलने के बाद चारों तरफ से हम लोग घेर लिया था उसको बचने का कोई उपाय नहीं था। 4 उसमें टेररिस्ट था। तो जो है सब आमने सामने काफ़ी टाइम, मतलब आधा घंटा पूरा एकदम फायरिंग चला, उधर से इधर से सारे फायरिंग चलते चलते उसके बाद एक टाइम फायरिंग शांत हो गया। तो हम लोग सोचा जो है जो भी उग्रवादी है, टेररिस्ट है, शायद मर गए होंगे या कहीं डीप जंगल में रहते वो लोग जो है ना, तो कहीं भाग गए होंगे जो भी है। तो हम लोग देख के जो है 3 का तो डेड बॉडी हमको बाहर ही मिल गया, ठीक है। और फिर जिस घर में छुपे हुए थे वहाँ फिर हम लोग घर का सर्च करने निकल गया। तो जो है हमारा जो कंपनी कमांडर है वो लीडर होता है, वो पहले गए, जैसे सीढ़ी चढ़ के घर का अंदर जैसे भी गए वो ऐसे जाके देख रहा था। मैं पीछे था, उसका जस्ट पीछे था। तो मुझे कुछ जो है पालंग का नीचे कोई ऐसे लगा जो एक इंसान ऐसे है, मुझे लगा। तो उनको मैं खींच के एकदम गिरा दिया नीचे। तो गिरा दिया और मैं भी नीचे गिर, मतलब लाइंग पोजीशन में, लेटा हुआ पोजीशन ले लिया। फिर वो मुझे डांट भी मारा, मतलब फौजी भाषा में गाली भी दिया है, ये तुम ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो मैं बोला सर प्लीज़। फिर हमने उसको ये क्या अपना पोजीशन लेकर उनको दिखाया, जो देखिए वो पलंग का नीचे एक बंदा लग रहा है मुझे, वो छुपा हुआ है। फिर वो तब उसका एहसास हुआ जो किया है मेरा शायद जान ही बचाया होगा। तो फिर उसके बाद हम फाइंड आउट किया उसको, ये किया जो आप बाहर निकाल के आए, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। तो फिर वो पहले तो उनका देखा जो उनका पास हथियार थे। अगर देखो उनके पास हथियार है, नीचे बेड का नीचे पलंग का नीचे छुपा हुआ है, अगर वो फायरिंग करता तो मेरा कमांडर भी मरता, मैं भी मरता। तो खुदा ना खास्ता, मतलब वो मेरे लिए एक ऊपर वाला किए थे जो उनका शायद उनका हथियार चल नहीं रहा था, या वो फायरिंग से इतना अंदर से डर गए थे जो उनका अंदर का एक ताकत ही नहीं था फायरिंग करने के लिए। तो हम उनको ललकारा जी आप बाहर निकालिए, पहले तो हथियार सरेंडर कीजिए, नहीं तो आपको गोली से मार दिया जाएगा। तो हथियार उन्होंने कर दिया, फिर धीरे धीरे उनको निकाला है। तो निकाल के फिर हम लोग उसको लेके गया। तो मेरे लिए बहुत टफ एक टाइम था। देखिए मतलब मौत का मुंह से मैं, आप समझ लो जी। आगे उसका पास हथियार भी था, पोजीशन भी था, और वो नीचे छिपा हुआ था जो हम देख भी नहीं पाए। तो अगर फायरिंग करते तो मैं तो, मेरा सामने जो अफसर था वो मरते, मैं मरता, और पीछे जो कुछ लोग। अच्छा सर, एक सिंस ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा चलता है तो एक बहुत दिमाग में ये रहता है सर कि
ये चीज़ें कैसी होती है जो हम लोग देखते हैं कि लोग टेररिस्ट घुस रहे हैं बॉर्डर से, राइट, इंडिया के अंदर में पाकिस्तान से। सर ये कैसे, मतलब कैसे घुस जाता है लोग, कैसे इन लोगों का क्या प्लानिंग होता है और कैसे कहाँ से घुसता है, क्योंकि हम लोग का बॉर्डर का तो सिक्योरिटी बहुत टाइट है, तो इतना टाइट और सख्ती रहने पर भी कैसे ये लोग घुसपैठ कर सकते हैं सर, थोड़ा सा उसके बारे में। देखिए इसमें कई किस्म का है, जैसे अब नक्सलवाद अलग है, अब पाकिस्तान से जो टेररिस्ट है आते हैं वो कुछ अलग है, अच्छा, मणिपुर नागालैंड में कुछ अलग है, अलग अलग ही ऐसे जो आपको देखिए पाकिस्तान से बॉर्डर से जितना आता है वो फिर जो है नीचे से होल बना के, अच्छा, हाँ वो पाकिस्तान साइड से धीरे 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 एक दिन में नहीं आता है, पूरा प्लानिंग करके धीरे 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 पैसेज बनाता है। ऐसी जगह में वो लोग पैसेज बनाते हैं जहाँ सिक्योरिटी मतलब विजिल कम है, जहाँ देख नहीं पाते हैं, डीप जंगल है, वो ऐसे करके करके, क्योंकि ऊपर से तो पूरा फेंसिंग है, लेकिन अब 8 फीट 5 फीट 10 फीट नीचे से भी वो लोग होल बना के, तो वहाँ तो फेंसिंग है नहीं, तो ऐसे करके करके वो लोग जो है इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है। और अब कैसे आता है तो उन्हीं को ही पता है, उनका अगर एग्जैक्ट हमें पता होता तो हम खुद ही बंद कर देते हैं राइट, और आते हैं। दूसरा बात है, एक बात है, हम लोगों का जो अड़ोस पड़ोस का जो है भाषा हम लोगों का बहुत मिलता है। जैसे पाकिस्तान में जो भाषा चलता है इंडियन में भी वही भाषा चलता है। जैसे बांग्लादेश में जो है बंगाली लोग जानते हैं, वेस्ट बंगाल में भी बंगाली लोग जानते हैं, इस वजह से कुछ इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है। और जहाँ मणिपुर नागालैंड का सवाल है वह तो नागा और कुकी में जो है पूरा उनको पूरा लड़ाई चलते है, अपने कम्युनिटी का अंदर जो है ये सब चलते हैं, तो उनका अपनी समस्या है और आपस में लड़ते हैं, तो हम चाहते हैं आपस में ना लड़े, और जब हम लड़ाई बंद करने के लिए जाते हैं तो हमारे वो सोचते हैं जो हमारे दुश्मन है तो हमारे वो फायर करते हैं। जहाँ तक नक्सलवाद का सवाल है वो मैं यहाँ आता हूँ, देश जो अभी नक्सलवाद से जूझ रहा है बहुत, मतलब आज से नहीं। सर ये नक्सलवाद है क्या? हाँ, तो नक्सलवाद से जूझ आज से नहीं, बहुत सालों से जूझ रहा है, धीरे 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 अभी मतलब काफ़ी पिछले 4-5 सालों से काफ़ी बढ़ गया देश में नक्सल। हम लोगों का ऑलमोस्ट 50% जो है नक्सलवाद का एगेंस्ट में हम लोग ड्यूटी करते हैं फोर्स का। नक्सलवाद अगर आप कहा जाए तो नक्सलवाद क्यों हुआ, कैसे, क्या कारण है? इसका कारण है एक सामाजिक और आर्थिक असमानता, मतलब डिसबैलेंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जो स्टेटस है, जिस वजह से जैसे बहुत सारे लोग देखिए जहाँ नक्सलवाद है, आप देखिए पूरा गांव एरिया है, ट्राइबल एरिया है, गरीब एरिया है, उनका बेसिक फैसिलिटी कुछ भी नहीं है, नथिंग। हम तो जाते हैं, जब गांव में जाते हैं तो देखते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं, उनके लिए एक पेट जो है भरना वही एक मेन मकसद रहता है, बाकी कोई ज़िंदगी जो है ऐशो आराम का ज़िंदगी कुछ नहीं रहते हैं। तो मैं देखा, ऐसे भी हम लोग देखा, एक जो है 4 केजी 5 केजी जो चावल देता है जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसको देने के लिए 10 लेने के लिए 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पैदल जाते हैं, सही बात, 5 किलो चावल लेने के लिए। तो उनका जो है ये सोशल और जो फाइनेंशियल है बहुत डिफरेंसेस है हम लोगों में से उन लोगों में से। दूसरा बात क्या है, नक्सलवाद पनपने का और एक तरीका ये है, एक कारण है गरीबी है, एक तो गरीबी है, दूसरा बात अशिक्षा और विकास, ये तीनों चीज़ मैं समझता हूँ जो मेन कारण है। एक तो गरीबी है, दूसरा बात अशिक्षा, शिक्षा नहीं उनमें, वो दुनिया देखे नहीं है, दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उनको, मतलब दुनिया जब देखे ही नहीं है, मान लो आप देखे ही नहीं है तो आप कैसे इमेजिन करोगे दुनिया कैसे। एकदम डीपली जंगल में रहते हैं और दुनिया के बारे में जानकारी नहीं है। और जो है अभी जो विकास नहीं हुआ पूरा गांव में, अगर मान लीजिए सब वही काम हम लोग करते हैं, अभी धीरे 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 आगे जाके रास्ता बना रहे हैं, ठीक है ना, रास्ता बना रहे हैं, वहाँ टावर लगा रहे हैं हम लोग ताकि लोग मोबाइल से कनेक्टिविटी हो, दुनिया से जाने। अभी आप लोग जान के खुशी होगा, अभी अंदर का जो भी लोग हैं ना वो अभी धीरे 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 एंड्रॉयड मोबाइल वगैरह भी स्टेट गवर्नमेंट और भी कुछ जो है आपको ऑर्गेनाइजेशन है धीरे धीरे उनका मोबाइल वगैरह दे रहा है ताकि दुनिया के बारे में जाने, तो धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है। दूसरी बात क्या होता है, गरीब लोग जो होता है ना बहुत इनोसेंट होता है, वो एक कच्ची मिट्टी का तरफ होता है, जैसे आप समझिए उसको, जैसे कच्ची मिट्टी कुहाड़ है ना, आप जैसे उसको ये करेंगे, जैसे उसको बनाएंगे उसी तरह बन जाते हैं वो लोग, बहुत मतलब इनोसेंट होता है। वही लोग क्या करते, जो लीडर है नक्सल का लीडर है, एक्चुअली मैं कहूँगा नक्सल का लीडर है ना, वो इन लोगों का यूज़ कर रहे हैं, गरीब लोगों का यूज़ करके अपने जो है फ़ायदा उठा रहे। अब जितना भी नक्सल आप लीडर देखे होंगे बड़े बड़े, वो लोग जो है उनका जो है लड़ तो रहा है, लेकिन उनका मास्टरमाइंड कौन है, सिटी में टाउन में बैठे हैं वो लोग, एसी में बैठे हैं, जो लोग चला रहे हैं नक्सल को एसी में बैठे हैं और उनका पास मतलब कॉस्टली गाड़ी फाड़ी सब कुछ है। तो
ये है। दूसरा बात जो है, हम लोग जो है गांव का लोग जो लोग हैं, उसमें जो है सरकार का सहायता नहीं मिलता है। मतलब कोई उनका कोई ऐसे कोई जब ज़रूरत है तब क्या करते हैं, नक्सल लोग ही उनको हेल्प करते हैं, सरकार हेल्प नहीं करते हैं। हाँ। तो इसलिए उनका जो सिंपैथी है ना, उन लोगों का पति रह जाते हैं, नक्सल का पति अच्छा, रह जाते हैं। मतलब वो लोग हेल्प भी करते हैं? हाँ, हेल्प करते हैं, क्यों नहीं करते? मतलब अगर कोई ज़रूरत में गाँव ग्राम के जो लोग हैं उनको हेल्प हाँ, भी हेल्प करते करते हैं? हैं, नक्सल लोग हेल्प, नक्सल के पास पैसा बहुत है, वो हाँ, लोग हेल्प करते हैं। तो उनके पास फंडिंग कहाँ से आता है सर? फंडिंग तो वही तो, फंडिंग जो आता है एक तो विदेश से आता है फंडिंग, ठीक है। अच्छा, हम लोगों का जो इंडिया का जो खिलाफ लोग है, मैं देश का नाम नहीं लूँगा, अच्छा, ठीक है, कंट्रोवर्सी हो जाएगा। अच्छा, लेकिन वो लोग अंदर 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 जो है ऑनलाइन सिस्टम में, जो लोग शहर में बैठे हैं ना, जो आका है नक्सल का, उनका पास फंडिंग आता है, फिर वहाँ से जाता है, फिर जो है ये करता है। इन लोगों का क्या और भी कुछ काम है कि आर्म्स एमिनेशंस का या हाँ, बिल्कुल ड्रग्स का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नक्सल तो लड़ रहे हैं, उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन है, पूरा यूएसए का, चाइना का, सारे वेपन है। अब पता नहीं कहाँ से आता है वो सब वेपन। अच्छा, और खुद का अंदर हमने कई जगह में ध्वस्त किया है उनका, खुद जो वेपनरी सिस्टम है, जहाँ उन्होंने क्या है, हथियार बनाते हैं खुद। हुँ, हाँ, पूरा हथियार बनाते हैं, पूरा मशीन है, सब कुछ है, सब अच्छा, अंडरग्राउंड नीचे में, ये सब बनाता है। तो जो है उनका एक अलग मकसद है, हम उसमें जाना नहीं चाहते, सरकार का क्या रवैया है, सरकार शायद ठीक से टैकल नहीं कर पाए। लेकिन ये कहा जाए तो अभी पिछले 2-3 सालों से, 4 सालों से नक्सलवाद काफ़ी ख़त्म हुआ है। अच्छा, और हम लोगों का एक टारगेट भी दे दिया गया सीआरपीएफ का, जो है आपको 31 मार्च तक आपको नक्सलवाद ख़त्म करना। तो अभी हम लोग का काफ़ी प्रोग्रेस इसमें है। हम लोग बहुत सारे नक्सलों का भी जो है मारा है, और उनको जो भी है सरेंडर किया, हज़ारों, मेरे ख्याल से 15-20 हज़ार तो लोग पिछले जो है 4-5 महीने में सरेंडर किया। तो धीरे धीरे उसको हम कर रहे हैं, इस समस्या का समाधान कर रहे हैं। बढ़िया। सर हम लोग एक चीज़ जानना चाहेंगे, मतलब आपका इतना सीरियस काम होने के बावजूद भी ये जो अचीवमेंट आपने किया है, ये सही में मतलब काबिल तारीफ़ है कि इससे टाइम निकाल के प्रिपरेशन करते रहे। और जो जो आपके बारे में हम लोगों ने रिसर्च किया, ये भी है कि आप लोगों को ट्रेन भी करते हैं केबीसी में जाने के लिए। और शायद आपने बहुत सारे को ट्रेन किया है, बहुत सारे लोग हॉट सीट तक भी गए हैं केबीसी का, राइट? तो बिल्कुल, मैं ये मेरा एक पहले तो केबीसी, बहुत सारे लोग जो है सोचते हैं केबीसी में जाएंगे, हॉट सीट में जाएंगे। ऐसे जाना इतना आसान नहीं है, बहुत टफ है, कई प्रोसेस से अब गुजर के जाना पड़ता था। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि कैसे जाना है, एग्जैक्ट हॉट सीट में कहाँ कैसे पहुँचना। उसके कई मतलब 3, 4, 5 स्टेज आपको क्रॉस करके वहाँ जाना पड़ता है। तो मैं ऐसे पहले सोचता था कैसे जाए, कैसे जाए। फिर उसके बाद 2018 में मेरे को एक आइडिया मिला, जो लोग केबीसी में गए थे और जीत के आए, 25 लाख 50 लाख जीत के आए, उन लोगों से मेरा कनेक्टेड हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया जो केबीसी में ऐसे ऐसे जाते हैं। फिर मैं जाके अपना उसी अनुसार तैयारी शुरू किया। और फिर मैं बीच में सोचा जो क्यों ना हम अपने लिए तो तैयारी कर रहा हूँ, दूसरे के लिए भी क्यों ना हम उसको तैयारी करा। तो 2021 में मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप खोला, जिसका नाम इग्नाइटेड माइंड्स है, अच्छा, जिसमें अभी काफ़ी लोग था, बहुत लोग था, कम से कम 250-300 लोग तो था। लेकिन धीरे धीरे जो एक्टिव मेंबर हैं, जो इनएक्टिव मेंबर है उसको मैं रिमूव कर दिया। जो एक्टिव मेंबर है, जो सीरियसली जो है तैयारी करते हैं, उसको हम लोग तैयारी कराते हैं। उसमें मैं ही मेन रोल में रहता हूँ, और भी साथ में और भी लोग रहते हैं, तो उनको मैं तैयारी कराता हूँ। और फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं इसे बता रहा हूँ, आजकल का दुनिया में फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं तैयारी करता। और भी बहुत सारे चैनल हैं जिन्होंने पेड चैनल खोल के रखा, उनका थ्रू तैयारी करता है। लेकिन मेरा जो ग्रुप है उसमें हम लोग उनको तैयारी कराता हूँ। डेली मैं 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो मैं खुद के लिए तैयारी करता हूँ, पहले जो क्वेश्चन डेली मैं 20 क्वेश्चन बनाता हूँ, खुद के लिए बनाता हूँ। तो मैं सोचता हूँ खुद के लिए तो बना ही लिया, तो क्यों नहीं इसको पोस्ट कर देते। तो फिर पहले क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, जितना ग्रुप मेंबर एक्टिव रहते हैं उसमें आंसर देते हैं, बाद में फिर मैं उसको आंसर दे देता हूँ। ऐसे ग्रुप मैं 2021 से चलाया, और जान के खुशी होगा, मुझे भी खुशी है जो उस ग्रुप से अभी मेरे ख्याल से 40-42 लोग हॉट सीट में पहुंच गए, क्या बात और है सर। काफ़ी अमाउंट भी जीते। लेकिन इस बात का भी खुशी है, उस ग्रुप का जो संचालक है वो मैं हूँ, और मैं ही सबसे ज़्यादा आप अमाउंट जीते करोड़पति हैं। बने हैं सर, और एक उसमें टाइटल आपने अचीव करोड़पति किया है। बना है। तो और लोग जी, कोई 50 लाख भी जीते हैं, मेरा ग्रुप से 25 लाख भी जीते, 12.5 लाख कई लोग जीते हैं। और आपको जान के खुशी होगा, उस ग्रुप में आईएएस से लेके आईपीएस है, डॉक्टर, इंजीनियर और हाई प्रोफाइल लोग सब हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर एक चीज़ मेरे को आप बताइएगा कि आप इतना सारा आपका ड्यूटी करके, ये करके, आपका सपोर्ट कैसा रहा फैमिली का आपके लिए पहले से?
ये आपका क्या डिटर्मिनेशन कैसा था जो आपको करना है, केबीसी रीच करना है, ये क्या डिटर्मिनेशन था और कैसे, मतलब कितना आपके लिए ये काम किया? बिल्कुल, बिल्कुल, सपोर्ट मेरा वाइफ का तरफ से, पहले तो बताऊँ, वाइफ का तरफ से बहुत सपोर्ट रहा। मैं जो केबीसी के प्रति दीवाना था, दीवानापन था, तभी मैं जीत पाया। राइट, तो उन्होंने भी जाना था ये केबीसी के राइट, प्रति दीवाना है एकदम, ठीक है। तो एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है, हम लोग ड्यूटी करने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है रेस्ट के लिए। तो उस टाइम में क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मली फौजी वाले कि अपने वाइफ से, घर वालों से बातें करते हैं, घंटे तक बातें करते हैं। लेकिन मेरे लिए वो संभव नहीं हो पाया। मेरी वाइफ बहुत सैक्रिफाइस किया। उन्होंने जानता था केबीसी के बाद दीवाना, तो हम जब भी वाइफ से बात करते थे तो जस्ट जितना ज़रूरत है उतना ही बात करते हैं। हाँ, हाय हेलो, कैसे हो, कैसे चल रहा है, सब ठीक ठाक है, बच्चे सब ठीक ठाक है, कोई परेशानी नहीं। बस इतना करके 5-6 मिनट में हम ख़त्म कर देते थे। वो भी बोलते थे जी देखिए आपका केबीसी शो 9 बजे से केबीसी चलता है, तो मेरे को शो भी देखना है। तो बोलते थे हाँ, हाँ चलो कोई बात नहीं, आपका केबीसी का प्रति टाइम है। तो मैं वो भी बोलते थे चलो कोई नहीं, आप टेंशन मत लो, आप जब केबीसी में कभी जाएँगे, जाके जीत के आएँगे, उसके बाद तो आपको चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, पढ़ाई का चैप्टर ख़त्म हो, तब हम आराम से बात करें। तो उन्होंने सैक्रिफाइस किया, लेकिन मुझे इस बात का दुःख है, जो उन्होंने मेरा जो अचीवमेंट है वो देख नहीं पाया। तो देखते तो बहुत खुश होते जी हाँ, हम जितना सैक्रिफाइस सही किया। बात है। दूसरी बात, मेरा बेटी है जो है, वो भी इंस्पायर करते हैं, जो पापा जो हैं आप, कई बार वो हमेशा, कभी इससे पहले भी ये नहीं कि मैं एक दिन में सक्सेस मिल गया, इससे पहले भी मैं फेलियर हुआ है, ठीक है। मैं लास्ट तक पहुंच नहीं पाया, कोई ना कोई स्टेज में मैं फेलियर हुआ। तो मेरा बेटी हमेशा मेरे को इंस्पायर किया, हर बार बोला, एक बार भी उन्होंने नेगेटिव बात नहीं किया, हर बार बोला यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, आपका अंदर वो दम है, आप जो वहाँ जाके करोड़पति बन सकते हैं। तो उन्होंने भी मेरे को मेंटली बहुत सपोर्ट किया है। सर आपके हिसाब से एक सक्सेस आप कैसे डिफाइन करेंगे? मेरे हिसाब से पैसा हो जाना सक्सेस शायद नहीं। तो आप अगर सक्सेस को डिफाइन करना चाहेंगे, क्योंकि आप एक सक्सेसफुल आप खुद हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे उसको? उसके बिल्कुल, लिए? देखिए सक्सेस का कोई पैमाना नहीं है, मैं समझता हूँ। अलग-अलग लोगों के मतलब ये डिफ़र करता है मैन टू मैन, किसका क्या सक्सेस है, ठीक है। जो अभी नेचुरल जो स्टूडेंट है, उनका सक्सेस रहता है गवर्नमेंट जॉब मिले। जो मान लो दिहाड़ी लेबर है, उसको इच्छा है मैं अच्छा कंपनी में जाके जॉब करूँ, तो उसके लिए सक्सेस है। जो स्टूडेंट है उसके लिए नौकरी पाना सक्सेस है। कोई और लोगों से और कोई रहता है सक्सेस कम ये, जैसे बड़े-बड़े लोग रहते हैं, उनका कोई अलग पैमाना रहता है। मेरा कहना है आपका जो टारगेट है, आप एक जो रखे हैं गोल, अगर वो आपको मिल जाता है, तो मुझे लगता है वो आपके लिए सक्सेस है। तो मेरे लिए भी वही है, पैसा बड़ी बात नहीं था, क्योंकि मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हूँ, कहने का कोई ये नहीं है, अच्छा खासा नौकरी कर रहा हूँ और फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग। तो मुझे पैसा का, सच को तो पैसा का मेरा कभी था ही नहीं चाहत जब मैं करोड़पति जीतूंगा। और उस पैसा, मेरा एक टारगेट मेरा था जो मुझे करोड़पति में जाना है और 1 करोड़ रुपया जीतना मेरा टारगेट से था। कभी कभी मैं वही सोचता था, जो कभी कभी सोचता था जो आज मेरे साथ हुआ, वो मैं कभी कभी इमेजिन करता था, अमिताभ जी बोल रहे हैं, मैं अमिताभ जी का सामने हूँ और 1 करोड़ बोल के जो है वो मैं मेरा जहन में रहता था और मैं अचीव आप किया। पहले से उसको मैनिफेस्ट हाँ, करते थे। हाँ, हाँ। तो मेरा मन में था वो, मैं कभी-कभी देखता था जो हाँ, ऐसे है, तो वो सच हो गया। तो वो मेरे लिए सक्सेस है, पैसा मेरे लिए मायने नहीं है। सर मतलब अगर किसी को केबीसी का अगर किसी को करना हुआ और आपके साथ कनेक्ट होना हुआ, तो उसको क्या करना पड़ेगा? आप एक बारी हमारे ऑडियंस को बता दें। अगर आप बिल्कुल, आपसे जुड़ना हो या ट्रेनिंग लेना बिल्कुल, हुआ। बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं, मेरे से फ़ोन भी करता है, जब अब जी। केबीसी में विनर होके आया हूँ, जो मेरा ग्रुप मेंबर हो तो ठीक है, उससे भी लोगों का, बहुत सारे लोगों का फ़ोन, मेरा बहुत फ़ोन आता है, जी सर हमें भी केबीसी जाना है, हमें भी जी। केबीसी जीतना है। इवन मेरा डिपार्टमेंट का तरफ से भी बहुत फ़ोन आता है, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास मेरा मोबाइल नंबर तो कहीं न कहीं से मिल जाता है। तो सर हमें भी केबीसी जाना है, हमें भी केबीसी जीतना है, अमिताभ कैसे हैं? तो एक्चुअली लोग प्रोसेस के बारे में नहीं जानते हैं। मैं प्रोसेस के बारे में, आप अगर चाहे तो मैं बताना चाहूँगा। पहले तो आप ये बता दीजिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप तक लोग कैसे पहुँचे, ताकि वो ट्रेनिंग आपसे ले सके और वो फ्री और सोशल ट्रेनिंग ले सके और उनको अपने में अप्लाई कर सके। हाँ, मेरा इग्नाइटेड माइंड्स ग्रुप है। अच्छा। उसमें ग्रुप में मैं जो भी है मेरा जो है मेरे से कांटेक्ट जो भी कीजिएगा करके, अगर आप सीरियस है केबीसी के प्रति, तो मैं उस ग्रुप में जोड़ दूंगा और मैं तैयारी कर, हालांकि अभी मैं तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा बिजी है, लेकिन मेरा और जो मेंबर है वो सब लोग तैयारी करवा रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं। आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़े, लेकिन मेरा उसमें टर्म्स एंड कंडीशन शर्त भी बहुत रहते हैं। अच्छा। आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। जैसे अब 1 हफ्ता आप इनएक्टिव उसमें रहे हैं तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा, क्योंकि अच्छा। क्योंकि आपका हाँ, मैं मतलब देखूंगा जो आपको वो नहीं है, आपका अंदर वो नहीं है, एक जज्बा नहीं है, आपके अंदर गोल नहीं है। तो हाँ, अगर आप किसी और वजह से, कोई इलनेस की वजह से और कोई आपको
अपॉइंटमेंट का और कोई चीज़ का वजह से, या जो है जो स्टूडेंट लोग के सामने एग्जाम आ रहा है, तो बात है वो मेरे को पहले से इन्फॉर्म कर देते जे ऐसे ऐसे सर मैं ये रह नहीं पाऊंगा, तो ठीक है उसके लिए। लेकिन मैं KBC जो एस्पिरेंट है, सीरियस एस्पिरेंट है, उसके लिए मेरा इग्नाइटेड माइंड्स ग्रुप है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें प्रैक्टिस कराया जाता है। आप जोड़ सकते हैं, मेरा नंबर तो है ही आप लोगों के पास। सर हम लोग को ये जानना है कि मतलब किसी को भी अगर जाना हो KBC में, तो कोई इच्छा रखता हो, तो उसका प्रोसेस क्या होता है? मतलब हम लोग को सबको तो लगता है कि हाँ जाना है, बट उसका एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है हम चाहेंगे वो थोड़ा आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, लोग जानते नहीं है एग्जैक्ट प्रोसेस हाँ। क्या है, जिसकी वजह से जा नहीं पाते हैं। जी। सभी सोचते हैं जो मुझे भी हॉट सीट जाना, लेकिन कोई जा नहीं पाते। जी जी। इसका प्रोसेस क्या हर साल होता है, कोई स्टेप बाय स्टेप करके जाना पड़ता है। पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ओके। वो मार्च अप्रैल में होता है। 15 क्वेश्चन आता है डेली का, मल्टीपल चॉइस, उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आपको एक नंबर दिया जाता है, उसमें SMS करना है। उसके बाद आप जो लोग SMS किया उसमें से मल्टीपल जो है ऑप्शनल तो रहते हैं, तो उसमें ABCD आप जो भी दे देंगे। उसके बाद क्या होता है, रैंडम सिलेक्शन में होता है। जैसे 90 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसमें से मुश्किल से 20,000 लोगों का IBR कॉल आता है। सेकंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज हो गया रजिस्ट्रेशन, सेकंड स्टेज IBR कॉल आता है। उसमें 3 क्वेश्चन दिया जाता है, वो भी मल्टीपल चॉइस में आपको मोबाइल में जवाब देना, प्लस आपको पर्सनल डाटा कुछ ले लेते हैं। उसके बाद फिर वही है, रैंडम सिलेक्शन में आपको नंबर अगर सिलेक्शन हो गए तो फिर जो है आपको ग्राउंड ऑडिशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए मुंबई, दिल्ली और जो भी लोकेशन है वो आपको SMS का जरिए आपको बुलाया जाता है। तो आप अपने खर्चे में वहाँ जाना है, वहाँ रिटन टेस्ट होता है प्लस इंटरव्यू होता है। अच्छा। वो सारे आप अगर आप क्वालिफाई कर लिया, फिर जाके आपको फर्स्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए बुलाया जाता है, एफ जिसको बोलते हैं, जिसमें 10 लोग बैठते हैं स्टूडियो में। वो प्रॉपर शूट, वो प्रॉपर शो के लिए प्रॉपर हैं। अच्छा। तो वहाँ आप FFF के लिए आप गए, आप सिलेक्शन हो गए, तो आपको जो कॉल आएगा जब आप FFF के लिए सिलेक्शन हो गए, इतना तारीख में आपको आना है, और सारे आने जाने का, होटल खर्च, रहने का सब पूरा खर्च जो है KBC देता है। फिर आप फर्स्टेस्ट फिंगर में गए, 10 लोग रहते हैं, उसमें से जो सबसे पहले कम टाइम में जो जवाब दिया आंसर, उसी को फिर हॉट सीट में मिलता है। फिर हॉट सीट में जाके आप देखे होंगे प्रोसेस, ये प्रोसेस है 4-5 जो स्टेज आपको करके जाना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा, इसमें बहुत सारे लोग जो है एक मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसमें क्या होता है, मैं जैसे कि पहले बताया, रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस है। तो आप जितना नंबर से आप ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करेंगे, जितना ज़्यादा नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपको नेक्स्ट स्टेज का कॉल आने का उतना ज़्यादा चांसेस है। तो मैं ये चीज़ बताऊँगा, अगर कोई सीरियस है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब 8, 10, 12 जितना भी पॉसिबल है उतना नंबर से आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्योंकि ये जो SMS है फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहले SMS करने में पैसा लगता था, 6 रुपया करके लगता था, लेकिन अभी जो है पैसा नहीं लगता। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको नेक्स्ट स्टेज में सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस है। तो गाइज, अगर आप लोग को सीरियसली, अगर आप लोग भी सीरियस है और ऐसे घर बैठ के सोच रहे हैं कि हाँ हम लोग भी जा सकते हैं, तो सर का बात सुनिए। और ऐसे बहुत सारे की पॉइंट्स हैं इस पॉडकास्ट में जो आपको हेल्प करेगा KBC के हॉट सीट पहुंचने तक। बिल्कुल बिल्कुल। सर, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में जब आप बैठे थे, तब आपका क्या था, आपका फीलिंग्स क्या था उसमें? नर्वसनेस था, कॉन्फिडेंस थे, क्या था वो? टेंशन था, स्ट्रेस था? टेंशन तो नॉर्मली सबको होता है, क्या, क्योंकि पूरा चीज बदल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो है फर्स्टेस्ट फिंगर फर्स्ट है ना, आपको अब पिछले जितना भी करके आया, आप फर्स्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो सारे वो जो मेहनत बेकार चले गए। तो फर्स्टेस्ट फिंगर फर्स्ट क्या होता है, नॉर्मली जो है 10 लोगों को बुलाए जाते हैं, उसमें से 5 ही लोग हॉट सीट में जा सकते हैं, क्योंकि उसका जो टाइम शेड्यूल है, जो एपिसोड जो चलता है, 5 ही लोग जा सकते हैं। तो थोड़ा नर्वस तो रहता है, सिर्फ मैं नहीं, सभी लोग नर्वस रहते हैं। ये अगर मैं नहीं आ पाऊंगा तो मेरे को फिर घर वापस जाना पड़ेगा खाली हाथ। यहाँ तक पहुँचने के बाद भी खाली हाथ घर जाना बहुत दुख लगता है। लेकिन मैं नर्वस तो था, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस इसीलिए था क्योंकि मेरा तैयारी था अच्छा। तो मुझे लगता था जो है अगर मैं उसमें फर्स्ट फिंगर में जो है मैं ज़रूर मैं फर्स्ट मारूंगा ही मारूंगा। और हुआ ही ऐसे 10 लोगों में से सबसे मैं पहला बंदा था जो कम टाइम में उसको जवाब दे दिया, और 10 में से सबसे पहले मैं हॉट सीट में पहुंचा। सर, आप अमिताभ बच्चन को नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं कि कोई कुछ अगर माइलस्टोन अचीव कर लिए या एक लेवल तक कोई कुछ अगर विन हुआ, उनको हक करने का मौका मिलता है। आप जाने के साथ ही आपने हक कर लिया, ये कैसे हो गया, थोड़ा बताइए। हाँ, ये थोड़ा यूँ कहा जाए तो प्री प्लान ही था। अच्छा। मुझे मुझे थोड़ी कोई गारंटी था जब मैं 1 करोड़ रुपए जीतूंगा। नॉर्मली क्या होता है, अमिताभ जी जो 1 करोड़ रुपए जीतते हैं उसी का साथ ही गले मिलते हैं, हक करते हैं और पूरा सेलिब्रेट करते हैं। अब इससे पहले भी देखे होंगे। और नॉर्मली जो लोग 12-50 जीत के आते हैं, कोई 5 लाख, कोई 3
3 लाख कोई 2 लाख जीत गए, वो किसी से हक नहीं करते, सीधा हॉट सीट से उतर के बोलते ठीक है आप जाइए। तो मेरा वही इच्छा था, अमिताभ जी से एक बार हग करने का इच्छा था। तो क्या पता, मैं थोड़ी, मेरा गारंटी था जब मैं 1 करोड़ रुपए जीतूंगा। तो इसलिए मैं पहले प्री प्लान था जो मैं एटलीस्ट चाहे मैं जो भी जीतूँ या ना जीतूँ, अमिताभ जी से एक बार हग जरूर करूँ। इसलिए मैं पहले ही उनसे परमिशन ले लिया था, जी सर क्या मैं मतलब हॉट सीट बैठने से पहले जब फर्स्ट फिंगर फर्स्ट जो क्वालिफाई कर लिया था, क्या सर मैं आपको हग कर सकता क्या? तो वो भी देखे जी हाँ ठीक, एक तो फौजी है, मेरा बैकग्राउंड तो उसको हाँ, पहले से ही राइट, उसका राइट सारे सर। जो है फिर तो गया था उसके बाद जी। मेरा प्रोफाइल जाता है सबका जी, जी, प्रोफाइल, वो जी, पहले जी। देख लेते हैं। जी, तो सोचा तो एक तो फौजी है, चलो हमें भी कोई दिक्कत नहीं, तो फिर मेरे से हक किया। तो जी। मुझे वो जो सपना भी पूरा हुआ था, 1 करोड़ रुपया जीतने से पहले ही मेरा वो सपना पूरा हुआ जो मैं अमिताभ जी से हक किया। सर आपका एक रिएक्शन जो आपने बोला था 1 करोड़ के आंसर के लिए कि आई डोंट वांट टू वेस्ट एनीवन्स टाइम, ना अपना ना यहाँ पे लोगों का, तो मैं सीधा आंसर देना चाहूँगा, दैट बिकेम वेरी मेमोरेबल। सो सर आपके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था जब आपने ऐसे कॉन्फिडेंटली ये लाइन, ये स्टेटमेंट दिया? बिल्कुल, मैं जो चीज़ पहले थोड़ा बताया उसको जिक्र करना चाहता हूँ। 10 में से 5 ही लोग आता हैं, और इससे पहले जो भी करोड़पति जीता है मैं देखा है, 50 लाख का क्वेश्चन में, 1 करोड़ का क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लिया है। 10 मतलब 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक टाइम लिया, सोच विचार करते, कभी ये करते, डायलमा में रहते, दूँ ना दूँ, फिर अमिताभ जी बोलते हैं क्या आप सोचे हैं, फाइनल है, तो काफ़ी 10 मिनट टाइम स्पेंड हो जाता। मैं जो है, मेरा जो पीछे था बैठे था उसके ऊपर मेरा ध्यान था, क्योंकि मैं 10 आदमी से सबसे पहले आया था। तो मैं सोचा था अगर मैं 10 मिनट टाइम वेस्टेज करूँगा ऐसे घुमा फिरा के बात करके, या मैं दूँ ना दूँ, तो फिर उनका टाइम वेस्ट हो, उनका टाइम जो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मेरे को तो कॉन्फिडेंस था एकदम जो ये आंसर होगा, तो मेरा मतलब 100% क्या उससे भी ज़्यादा था। तो इसीलिए मैं सोचा कि नहीं, मैं टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, ना तो कंटेस्टेंट का करूँगा, ना जो है और किसी लोगों का करूँगा। और मैं तुरंत बोल दिया जी आप डी लॉक कीजिए प्लीज़। तो अमिताभ जी एकदम सरप्राइज हो गया, ऐसे होता ही नहीं है, इतना अभी तक जितने लोग करोड़पति बनाए ऐसे होता ही नहीं, किसी ने इतना जल्दी और एकदम तुरंत कॉन्फिडेंस के साथ जवाब नहीं। तो अमिताभ जी बोले भी है इस बात को, मेरे को बताया भी आप श्योर है कि नहीं, आप देखिए आप 45 लाख हार जाएंगे, क्योंकि वहाँ पहुँच के अगर मैं गलत जवाब होता तो मैं 5 लाख में गिर जी, जाता। जी, जी। लेकिन मेरा तो कॉन्फिडेंस था 100% जो ये सही आंसर होगा, और मैं तुरंत जवाब दिया। अमिताभ जी घुमाया नहीं इस बात को। हाँ। दूसरा देखे करोड़पति जीतते हैं तो अमिताभ जी भी थोड़ा सस्पेंस रखता है, हाँ, अलग म्यूजिक हाँ। देता है, ये है, ठीक है हम देखते हैं। आप मौका ही नहीं दिया ना सर। ब्रेक के बाद आके हम देखते हैं जी हाँ। क्या आंसर होता है। लेकिन उनको भी पता था जी ये बंदा में बहुत कॉन्फिडेंस, और उन्होंने भी टाइम नहीं लिया, टाइम तुरंत नहीं लिया, उन्होंने जी, बोला राइट। 1 करोड़ का। उन्होंने उस चीज का रिस्पेक्ट किया, एकदम आपका रेस्पेक्ट कॉन्फिडेंस किया, का। रेस्पेक्ट किया, एकदम तुरंत बोल दिया 1 करोड़, और चेयर से नीचे उतर के आए और मैं भी उतर के, मेरे को एकदम पकड़। सर करोड़ रुपया जीतना, एक टाइटल जितना करोड़पति का, एक सपना है सबके लिए जो आपने अचीव किया है, साथ में आपको एक गाड़ी भी मिला। सर ये फीलिंग कैसा है? और अमिताभ बच्चन के द्वारा आपको इनवाइट किया गया उनके घर में, जलसा में, आपके परिवार के साथ प्राइवेट डिनर के लिए, जो अभी होने वाला है बहुत जल्द, टिकट्स वगैरह आपके पास आने वाला है। सर ये क्या है सर, ये कैसा फीलिंग है जो अभी आप फील महसूस बिल्कुल कर रहे हैं? बिल्कुल, सबका सपना होता है जी केबीसी में जाके जाना, एक सपना रहता है। उसके बाद और एक सपना रहता है मैं 1 करोड़ रुपया जीतूँ। सब उसी के लिए तैयारी करता है, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना है, फिर भी वो सोचता है मैं 1 करोड़ रुपया जीतूँ, ऐसे ही टारगेट रहता है। तो मैं जीता तो एक अलग फीलिंग से, और मैं तो यूँ कहूँ तो मैं आजकल सेलिब्रिटी टाइप का बन गया हूँ। जहाँ भी जाता हूँ मेरा नाम पे टैग लगा हुआ है जी, 1 करोड़ विनर। तो कहीं भी जाता हूँ, कोई बैंक में भी जाता हूँ, कोई और जगह, जो लोग मुझे जानता है तो तुरंत ये करता। मैं पहले बैंक में जाता तो काफ़ी टाइम लाइन में भी लगना पड़ा, आजकल लाइन में लगने का ज़रूरत नहीं पड़ता है मुझे। डायरेक्ट मैनेजर बोलता है अरे करोड़पति इसको तुरंत काम कर दो। तो ये एक अलग फीलिंग्स होता है। और जो भी 1 करोड़ रुपया का साथ साथ आप जो बोला गाड़ी, एक मारुति सुजुकी विक्टोरिया कार जो है वो अभी मिला नहीं मुझे, वो प्रोसेस में है, वो भी मिल जाएगा टॉप मॉडल का। और मेरे लिए जो अचीवमेंट हुआ है, एक अमिताभ बच्चन का तरफ से एक चैलेंज रहता है जो सुपर संदूक बोलते हैं उसको। यूँ कहा जाए तो रैपिड फायर राउंड उसको बोलते हैं। 10 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें आपको 90 सेकंड के अंदर सभी का सभी जवाब देना है। अगर 10 नहीं दिया तो कोई बात नहीं, नॉर्मली लोग 5, 6, 7, 8 इतना देते हैं। तो उसमें जो है उसका बदले में अगर 7 क्वेश्चन जवाब दिया तो आप 70,000 जीतेंगे। एक एक क्वेश्चन में 10,000 करके रहते हैं। उसके बदले में आप पहले लिए गए कोई भी लाइफलाइन जीवित कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अमिताभ जी का एक चैलेंज रहता है, अगर किसी बंदा में दम है तो 10 का 10 जो है सही करके दे। तो अगर सही कर दिया तो हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे,
और मेरे जो बंगलो में उनका परिवार का साथ हम डिनर करेंगे। तो मेरे लिए एक खुशनसीबी सर, ये ये बहुत है, बड़ा achievement खुशनसीबी है। और जो है 10 का 10 क्वेश्चन में जो है 56 सेकंड में जवाब दे दिया। क्या बात है। और अमिताभ जी तुरंत बोला आप हमारे घर में डिनर के लिए आमंत्रित थे। तो वो भी एक मेरे लिए बहुत बड़ा बहुत अचीवमेंट। बड़ा सिर्फ achievement है करोड़पति बनना ही नहीं है। राइट। जिस अमिताभ जी का घर का सामने आप यूट्यूब में और न्यूज़ में देखते होंगे, हज़ारों लोग फैंस जो उसको खड़े रहते हैं, अमिताभ जी आते हैं और उसके बाद थोड़ा हाथ हिला के इधर उधर करके फिर जो है चले जाते। लेकिन उस इंसान का घर में जाके डिनर करना, ये भी एक बहुत बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट है, सम्मान की बात है। सर, आपके मतलब अगर आप अभी के टाइम में किसी कोई यंग जनरेशन को आप कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ सजेशन देना चाहेंगे लाइफ के बारे में, सर प्लीज़। बिल्कुल, मैं ये देना चाहूँगा सजेशन जो है, आप जो भी एक आप अचीवमेंट करना चाहते हैं, आपको टारगेट आप सही रखिए। राइट। आपका अचीवमेंट होगा ही होगा। हाँ, देर ज़रूर लगेगा। ऐसे तो मैन टू मैन डिफ़र करता है। किसी को जल्दी सक्सेस मिल जाता है, किसी को लेट में मिलता है। जैसे केबीसी में भी ऐसे बहुत सारे लोग आया 2 साल 3 साल से ट्राई कर रहे हैं, वो लोग चले गए हॉट सीट में। कई लोग 20-25 साल से ट्राई कर रहे हैं, अभी तक नहीं जा पाए। तो अगर मेरा कहना है यंग जनरेशन का, आप एक टारगेट फिक्स कीजिए, एक गोल रखिए और उसमें चलते चलिए, ठीक है? आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। मैं ये एक बात कहना चाहूँगा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। राइट। आपका मेहनत अगर आप सच्चे दिल से किया ना, तो बेकार नहीं जाते। शाहरुख खान का एक फिल्म में भी एक डायलॉग है, अगर आप किसी चीज़ को आप सच्चे दिल से चाहते हैं, तो पूरा कायनात जो है आपको उसको मिलाने के लिए साजिश में लग जाता है। तो आप वही हैं, आप टारगेट रखिए और आप देर ज़रूर है, लेकिन अंधेर मतलब देर है ज़रूर, अंधेर नहीं है। आप सक्सेस ज़रूर होंगे। और एक चीज़ मेरे से आप इंस्पिरेशन लीजिए, मैं कहना चाहूँगा, मेरा एज है 54 प्लस है। राइट। तो आप सोचिए, एक सीआरपीएफ का बंदा इतना टफ ड्यूटी करने के बावजूद भी 54 का उम्र में भी एक टारगेट का पीछा करते हैं, 15 साल से टारगेट का पीछा करते हैं। अगर अचीवमेंट कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप तो यंग जनरेशन है, आपके पास सारे अभी लाइफ पड़ा हुआ है। तो आप कोशिश कीजिए। बिल्कुल, मुझे एकदम 100% गारंटी है, अगर आप सच्चे दिल से आप उसको टारगेट रखे हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार कोशिश नहीं करने वालों को कभी हार नहीं होते। सर, आपका इतना सारा स्ट्रगल रहा, इतना स्ट्रगल के बाद जब आपको ये टाइटल मिला, तो आपका लाइफ ड्रास्टिकली क्या चेंजेस आया और कैसा चेंजेस आया? अभी आप क्या फील कर रहे हैं? अभी आपको हर जगह बुलाया जा रहा है एज अ सेलिब्रिटी, आपको हर गेस्ट में इनविटेशन आ रहा है एज अ गेस्ट बड़े बड़े शो में। तो सर, कैसा फील हो रहा है अभी? आपको लग रहा है कि पुराना जितना भी मेहनत था अभी सफल हुआ है, अभी ये टाइम मेरा जीने का, ये मेरा मोमेंट है, ये फील आपको क्या हो रहा बिल्कुल है? बिल्कुल, एकदम सफल हुआ। मैं तो यूँ कहा जाए, मैं तो एक सेलिब्रिटी बन गया है लोगों का नज़र में। राइट। मैं तो आज भी ऐसे सिंपल है, ऐसे ही है। मुझे कोई वो नहीं है, मुझे उस टाइप का कभी फीलिंग्स आए नहीं। लेकिन एक सेलिब्रिटी टाइप का मुझे लोग मुझे ट्रीट कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे स्कूल कॉलेज से बहुत सारे इन्विटेशन आया, जैसे सर हमारे स्कूल में आइए, हमारे जो बच्चे लोग हैं इनको कुछ आप इंस्पिरेशन दीजिए, कुछ बोलिए। तो मैं सबको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। जो पॉसिबल है मैं उस जगह में गए हैं, और बहुत सारे अभी वेटिंग लिस्ट में हैं। बहुत सारी जगह में बैंक से है और जगह से भी मुझे बहुत इनविटेशन आ रहा है। तो मैं धीरे धीरे उसको करूँगा। तो एक सेलिब्रिटी टाइप का फील हो रहा है। और मुझे इस चीज़ के लिए एक और गर्व का पल है, मैं तो रांची में रहता हूँ, और रांची जो है झारखंड का जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है जी। वो मेरे को इनवाइट किया था अच्छा। करके उनका ऑफिस में जाके। और मुझे देखा, नॉर्मली क्या होता है, वो सीट में भी खड़े नहीं थे, वो बाहर खड़े थे जहाँ ऐसे जैसे हैं वहाँ खड़े थे। और फिर मैं आया, मेरे को गले लगाया और बोला शाबाश, आप जो है अच्छा काम किया है और एक गर्व का पल है झारखंड के लिए भी। तो झारखंड का सीएम मुझे बुलाया था, तो अब देखिए कितना बड़ा एक सम्मान है। और झारखंड का जो है गवर्नर जी हैं, उन्होंने भी मुझे बुलाया था। अच्छा। और उन्होंने चाय पे बुलाया था मुझे, बैठ के ऐसी चाय में काफ़ी चर्चा हुआ और उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है। तो मुझे लगता है जो है मैं एक अच्छा अचीवमेंट किया है, और मैं एक सेलिब्रिटी टाइप का हो गया हुआ भी। और इसके बाद जो है सिर्फ बहुत सारे न्यूज़ चैनल भी मेरा घर में लगातार आ रहा है। जो भी है उनका, वो मुझे टाइम ले रहे हैं, सर आप कब टाइम दे सकते हैं, तो उनका जो भी है इंटरव्यू वगैरह भी मैं दे रहा हूँ। तो सर, क्या मिस्टर विप्लव विश्वास यहाँ तक रुक जाएंगे? क्योंकि आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट का भी प्लान करा है अपने जॉब से, और आपका सोशल वर्क भी काफ़ी रहता है। तो क्या मिस्टर विप्लव विश्वास यहाँ पे रुक जाएंगे केवीसी टाइटल लेने के बाद, या अभी और भी कुछ आपका
प्लान्स है या ड्रीम्स है उसको भी अचीव करना है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल है। मैं यहाँ रुक नहीं जाऊँगा, इसलिए रुक नहीं जाऊँगा इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी 31 जनवरी से मैं रिटायर हो गया। मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया। मेरा 5 साल और सर्विस था और मेरा प्रमोशन भी होता। ओके। लेकिन मैं देखिए छत्तीसगढ़ में मैं पोस्टेड हूँ और सीआरपी जैसे टप नौकरी कर रहा हूँ, छुट्टी भी टाइम नहीं मिलता। आपको पता होगा फौजी लोगों का छुट्टी नहीं मिलता नहीं है सर, टाइम, वो तो पता है। जो भी चाहा तो नहीं मिलता है। तो उससे मुक्ति पाने के लिए मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया, ताकि मैं उस साइड से मैं उसका जो है सेवा का जो है उसका साइड कर दूं और मैं पूरा का पूरा टाइम जो है लोगों का सेवा, अपने एरिया का जो भी गरीब लोग बोले तो नहीं, जरूरतमंद लोग, ये शब्द मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जो ज़रूरत है जिसको मुझे हेल्प करना है, तो मैं उन लोगों का साथ रहूँगा, उन लोगों के लिए टाइम दूँगा। और फाइनेंशियली तो है, मैं जो भी मेरा लायक होगा मैं फाइनेंशियली ज़रूर उन लोगों का हेल्प करूँगा। ये मेरा एक मकसद है, क्योंकि मैं 32 साल जो है भारत माता का सेवा किया, देश का सेवा किया, अभी मैं पब्लिक का सेवा करूँगा, मैं ये सोच लिया। सर आप क्या अपना करियर को आगे मीडिया में या पब्लिक स्पीकिंग में या मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे आप क्या शेप अप होते हुए देख रहे हैं, या वहाँ पे आपका रुचि है अभी आगे कि हाँ मैं ऐसे जाके परस्यू और आगे करूँ, या अगर आपको वैसा अपॉर्चुनिटी कुछ मिले तो उसको आप लेना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मीडिया लोग भी ऐसे पूछते रहते हैं, जैसे आप पूछ रहे हो, लोग भी पूछते रहते हैं। मैं भी बोलूँगा जनगण का जो पब्लिक का जो छोटे पैमाने में कर रहा था, वो कुछ टाइम दे पा रहा था, कुछ नहीं दे पा रहा था, कोई और सोर्सेज से मैं उनको हेल्प कर रहा था। अभी मैं पर्सनली उनको हेल्प करूँगा, लोगों से जुड़ूंगा और लोगों का जो भी है मैं सहायता करूँगा। ये मेरा एक मकसद है। और सर ये प्राइज मनी के साथ में आपका कुछ नोबेल कॉज भी कनेक्टेड है कि आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए पूरा नहीं यूज़ करना चाहते, उसके बारे में थोड़ा बताएं? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं एकदम कमिटेड हूँ इसमें। पर्सनल पूरा मैं पैसा पर्सनल कॉज के लिए नहीं लूँगा। जो भी होगा मैं धीरे वो उसका जो पैसा जो है मेरा पास अभी आया नहीं, आ जाएंगे तो मैं धीरे-धीरे जो भी ज़रूरतमंद का करूँगा। और मैं जैसे कि मैं बोला है जो मैं एक स्कूल भी खोलूँगा रिमोट एरिया में। अच्छा। जहाँ गरीब लोगों का सुविधा नहीं मिलता, स्कूल जाने के लिए 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता, जो मैं झेला हूँ वो मैं ऐसे नहीं दूसरे लोग को होने दूंगा। ऐसे कोई रिमोट एरिया में ढूंढूंगा, ढूंढ के वहाँ मैं एक स्कूल एस्टेब्लिश करूँगा और करके गरीब लोगों का मैं जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है उसको शिक्षा दिलाऊंगा। उसका भी चल रहा है, उसका भी प्रोसेस में है, अंडर प्रोसेस में है, वो मैं ज़रूर करूँगा। साथ साथ जो भी जितना दिन मैं मेरा ये मकसद है, जितना दिन मैं जीऊँगा लोगों का सेवा के लिए ये मैं। सर अब आपको तो ये अचीवमेंट मिलना ही था और ऊपर वाला करे और भी बहुत सारा अचीवमेंट मिले, इसलिए नहीं क्योंकि आप मेहनत तो कर रहे हो, तो एक बात है सर, इसलिए मैं चाहूँगा तहे दिल से, क्योंकि सर आप बहुत अच्छे इंसान हैं और ये क्वालिटी बहुत कम है अभी लोगों के असेसमेंट किया तो जरूर मेरा अंदर कुछ आप देखे होंगे। नहीं सर, आप जो आपके साथ बैठ के जो कनेक्शन मिल रहा है और जो फील कनेक्टिविटी वो आ रहा है ना सर, वो सबके साथ तो नहीं आता सर। जरूर जरूर। तो वो जो अंदर से प्योर होता है सर, उसके साथ ही कनेक्ट हो सकता है। नहीं वो तो है, बात करने से आपको महसूस हाँ, तो सर वो कनेक्ट, वो अंदर का जो आपका प्योरिटी है ना सर, तो उसमें कनेक्ट हो रहा है सर। तो ऊपर वाला देखिए सर, ऊपर वाला भी उसी के साथ देता है जो सर लोगों के साथ होता है, अंदर से जो साफ होता है। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है मैं जो भी इस फ्यूचर में जो भी करूँगा जरूर ऊपर वाला मेरे को साथ देगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लास्ट में आप क्या चाहेंगे लोग आपको कैसे याद रखें, कि एक सीआरपीएफ का जवान जिसका जो सपना, आंखों में भरे सपने लेकर जो जिसने कदम लिया था इस जॉब में या देश को सर्व करने में, या एक पर्सनालिटी जो करोड़पति टाइटल के साथ और भी बहुत सारे टाइटल के साथ रिटायर कर रहे हैं, आप क्या चाहेंगे लोग आपको कैसे याद रखें सर? देखिए लोग जो भी सिंपल कहा जाए तो 3 पॉ के लिए, 3 पी के लिए लोग याद करते हैं। अच्छा। पद, प्रतिष्ठा, पैसा। अच्छा। तो पद, प्रतिष्ठा, पैसा तीनों मेरे को मिल गया है। अच्छा। ठीक है, एक तो मैं एक सीनियर इंस्पेक्टर हूँ सीआरपीएफ में, अच्छा रिस्पेक्टेबल पोस्ट में है, और पैसा भी मुझे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो था ही था, ऊपर से ये 1 करोड़ रुपया जो है ये भी अचीव हो गया, और प्रतिष्ठा भी मुझे मिल गया। लोग मुझे सब कोई भी अब इंडिया का किसी भी जगह में जाता, अगर मुझे जानता है तो ज़रूर वो जानता है जे है करोड़पति इंजीनियर है, ये तीनों तो मिल गया। तो मुझे नहीं लगता है जो लोग मुझे इस वजह से याद करें, मुझे लोग इस वजह से याद करें जहाँ वो बंदा केबीसी में गया था, करोड़पति बना और एक अच्छा इंसान है। अगर मैं जब मर गया तब याद करें जो एक अच्छा इंसान था, जो लोगों के लिए सेवा किया, लोगों के लिए काम किया, वो मैं याद कराना चाहिए, लोग वो याद करें। बहुत बढ़िया सर। सर हम लोग का एक कुछ सेगमेंट है रैपिड फायर का। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा हम लोग का नहीं बोलिए
इमोशनल कनेक्शन वाला बात हो गया। तो सर अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस है, क्विक हम लोग बोलेंगे, क्विक क्वेश्चंस भी होगा, कुछ आपको आंसर्स भी देना है। आंसर देना है ना, शॉर्ट में देना है ना? एकदम एकदम क्विक देना है अच्छा, सर, ठीक ठीक क्विक देना है। ठीक ठीक। सर एक कोई बुक जो आप चाहेंगे कि हर कोई पढ़े उसको? आइडियर, किरण बेदी का। आइडियर, किरण बेदी। और एक कोई वर्ड, वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स योर लाइफ फिलोसफी, आपका लाइफ को कोई डिस्क्राइब करता हो। कोई मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। राइट सर। वन क्वेश्चन यू विश समवन आस्क यू दैट यू नेवर डिड, ऐसा कोई क्वेश्चन दैट आपसे पूछा जाए? ऐसे कोई पूछा जाए तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। ऐसे तो कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि कोई है। वो सब प्रूव हो गया सर, उसमें कुछ बचा नहीं है मैं बोलने जवाब को। दे ही दूंगा। राइट सर, आपका कोई फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन है? हाँ, मैं तो लोग बहुत सोचते हैं जो मैं यूरोप टूर करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ठीक है। मुझे ऐसे कोई नहीं, मैं सिंपल इंसान हूँ, ठीक है। और मैं भारत के अंदर भी बहुत सारी जगह हैं जो आप फॉरेन में इतना लाखों खर्च करके जाके देख के आते हैं, भारत का अंदर भी आप जाके देखिए तो आपको वैसे ही फील होगा। लेकिन आपको फील होना चाहिए अंदर से। जैसे नॉर्थ ईस्ट का है ना, मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और आपको ये शिलोंग वगैरह, तो मैं वो जहाँ वहाँ जाए, मैं तो घूम के भी आया हूँ, लेकिन मैं और एक बार अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जाना चाहता हूँ। अच्छा। वहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है और वहाँ का जो लोग है, इतना इनोसेंट लोग है। अच्छा। वहाँ देख के आपको लगेगा रियली मैं जो है स्वर्ग में आ गया। क्या बात है सर। एक सेगमेंट हम लोग का, ये इसको हम लोग बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। तो मैं एक्सपेक्टेशन बोलूँगा आपको बोलना है कि रियलिटी में वो चीज़ वैसे ही होता है कि नहीं होता है। तो एक्सपेक्टेशन सीआरपीएफ ऑफिसर्स को लेके ये है कि ये बहुत सीरियस जॉब है, 24/7 एकदम सीरियस ही रहना पड़ता है। क्या ये सच है? नहीं, सीरियस नहीं है, हम लोग भी एंजॉय बहुत करते हैं। सीरियसनेस होना पड़ता है। अच्छा। होना इसीलिए पड़ता है क्योंकि जो भी फोर्स है उसमें डिसिप्लिन सबसे पहले अच्छा है। अगर आप सबके साथ एकदम ऐसे ही करेंगे तो लोग आपको रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपके बात नहीं सुनेंगे। आप जो कमांड देंगे, कमांड होता है ना, वो कमांड देंगे, वो नहीं मानेंगे आपको बात। तो इसीलिए सीरियसनेस होना पड़ता है। लेकिन दूसरे टाइम में जब आप कोई एंजॉयबल टाइम होता है, कोई हम लोग फेस्टिवल होता है, कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है, तो हम लोग एकदम घुल मिल के सबके साथ एकदम करते हैं। महसूस नहीं होने देता जी ये अफसर है, ये जवान है। तो दोनों चीज़ आपको ज़रूरी है। आपको कमांड भी जरूरी है, सीरियसनेस भी जरूरी है, और सबके साथ घुल मिल के चलना भी जरूरी है। सही बात है। वही अफसर सबसे सक्सेस होगा और याद किया जाएगा जो ये सारे गुण उनका अंदर है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सर, एक और एक्सपेक्टेशन है, वो ये है कि आफ्टर केबीसी क्या आपका लाइफ ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया? अभी इंटरेस्टिंग तो हो गया, लेकिन बिजी हो गया मैं ज़्यादा। बिजी हो गया ना? हाँ, बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि फोन्स वगैरह बहुत आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं, और भी लोग मतलब जानना चाहते हैं सर आपका सफ़र कैसे रहा, कैसे केबीसी में गया, हम भी जानना चाहते हैं। और ये थोड़ा बिजी हो गया, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, 3-4 महीना होगा, उसके बाद तो थोड़ा नॉर्मल फिर हो जाएगा। सर एक्सपेक्टेशन ये है कि विनिंग केबीसी बहुत जो जीनियस है वो मतलब वही जीत पाएगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। जीनियस आप तो जीनियस ही होंगे सर जो आप केबीसी टाइटल जीते हैं। जीनियस हो। तो ये डिलेमा क्या है सर, वो एक बार क्लियर कीजिए। अगर जीनियस होने से जीतेगा तो मैं बोलता इससे पहले बहुत सारे आईपीएस आईएएस अफसर भी गए हैं। मैं ये भी देखा है कि आईएएस अफसर 10,000 में वो 10,000 ही जीत पाया। तो ऐसे नहीं, जीनियस नहीं है, आपको तैयारी उसी के अनुसार करना है। प्लस एक बात तो मैं कहूँगा, आपका नसीब, ऊपर वाला का साथ भी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप कितना भी कोशिश कीजिए तो आप अचीव नहीं कर सकते। उसका भी चाहिए, उसका भी हाथ चाहिए, हेल्प चाहिए। मैं महसूस किया। স্যার এত তো কথা হলো আপনার সাথে, এবার একটু বাংলাতেও কথা হ্যাঁ, বলি। বিলকুল অবশ্যই, হ্যাঁ, বলুন। অনেক হিন্দি, আপনার কিন্তু হিন্দি অনেক ভালো। না ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ মানে আপনার বাঙালি হলে এত ভালো, এত সুন্দর হিন্দি কি করে আপনার? আমাদের তো যখন ডিউটি হয় কমান্ড আচ্ছা, তো ওখানে মিক্স থাকে না? রাইট স্যার, একটা মানে কোয়েশ্চেন আমার মাথায় ছিল আর কি, সেটা জিজ্ঞেস করা ছিল আপনার থেকে। বলুন। মানে কেবিসি ইটস আ বিগ থিং ফর এভরিওয়ান, রাইট? কোর্স। তো আমরা শুধু দেখি যে কেউ যাচ্ছে, কি শো হচ্ছে, কোয়েশ্চেন আসছে, আনসার আসছে, এটা আমরা জাস্ট টিভিতে বসে দেখি। কিন্তু ওটা লাইভ এক্সপিরিয়েন্স যখন আপনি ওখানে গিয়েছেন, তো আমি যত জানি যে শ্যুটটা এত সহজ হয় না। मतलब उन लोगों का थोड़ा तो कुछ रहता है, मतलब गाइडलाइंस रहता है कि एकदम गाइडलाइंस सर अमिताभ बच्चन सर जब आएंगे तो आपको ऐसे बात करना है, या आपका रूल्स रेगुलेशंस क्या है, कितना स्ट्रिक्ट है सर उनका सेट, ये थोड़ा बताइए हम लोग उसके बारे में। হ্যাঁ, এই তো মানে কেবিসি শোতে খুবই স্ট্রিক্ট থাকে। যখনই স্টুডিওতে ঢোকার আগে আপনাদের যারাই কন্টেস্ট্যান্ট যাবে তাদের ব্যাগ ট্যাগে সাথে যারা যাবে তাদের ব্যাগ মোবাইল সব অন্য জায়গায় রেখে দেওয়া হয়। আচ্ছা।
আর সাথে যারা যায় তারা অডিয়েন্সের সাথে বসানো হয়, সাথে যারা যাবে কন্টেস্টেন্টের সাথে যারা যায়, এবং অডিয়েন্সকেও অনেক থেকে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা আগেই ওদের সব ড্রেস ফেস চেক আপ করে ওদের জিনিসপত্র মোবাইল সব আলাদা আলাদা কাউন্টারে রেখে দেয়, মানে ভিতরে কিছু Allowed পারমিশন থাকে না, মোবাইল কোনো পারমিশনই থাকে না। প্লাস আগে অডিয়েন্সের বসিয়ে দেওয়া হয়, প্রত্যেকটা ইচ অ্যান্ড এভরি অডিয়েন্সের একটা সিট নাম্বার থাকে, সেই হিসেবে ওদের বসিয়ে দেওয়া হয়। বসিয়ে দেওয়ার পরে তারপর ওদের গাইডলাইন দেওয়া হয়, যেমন হুটার যেন না করা হোক, সিটি ফিটি যেন না মারা হোক, কিংবা অমিতাভের ব্যাপারে কোনো কমেন্ট না করা হোক শো চলাকালীন। প্লাস যখন কোনো ইয়েতে আপনার ক্যান্ডিডেটকে হট সিটে যে থাকে, যাকে কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করবে তখন যেন এরকম কোনো উত্তর যেন না বলা হয়। অনেক আমি এক্সাইটেড হয়ে অনেক ওগুলো একদম স্ট্রিক্টলি একদম বলে দেওয়া হয়। তারপরে আমাদের 10 জনকে নিয়ে গিয়ে বসানো হয়। তো 10 জনকে নিয়ে গিয়ে প্রত্যেকের এক একজনের সিট নাম্বার দেওয়া হয়, 1 2 3 4 আগে থেকে অ্যালট করা হয়, ওদের বসিয়ে দেওয়া হলো। তারপরে আসে অমিতাভ বচ্চন স্যার। মোটামুটি সব সেট হয়ে গেলে ওখান থেকে একটা আপনাকে একটা ইন্ডিকেট করা হয়, অমিতাভজি থাকে ভিতরে থাকে যে গ্রিন রুমে, সেখান থেকে ফির উনি আসেন। আর যখনই আসে তখনই আগে থেকে বলে দেওয়া হয় যে এরকম এরকম হুটার ফুটার সিটি ফিটে না হয়, শুধু অমিতাভ বচ্চন এবি স্যার এরকম। উনি যখন ঢোকেন তারপরে সবাই এবি স্যার অমিতাভ করে সবাই চিল্লায়, আর আমরা যারা কন্টেস্টেন্ট আর কি থাকে তারা খাড়া হয়ে যায়। তারপরে অমিতাভ স্যার সিটে এসে ফির একটু ইন্ট্রোডাকশন দেয়, একটু বলে, তারপরে ফার্স্ট এড ফিঙ্গার ফার্স্ট শুরু হয়। এ মানে সবকিছু ডিসিপ্লিন তরিকে से, और पहले প্রপার স্ট্রিক্ট ওয়ে একদম প্রপার স্ট্রিক্ট ওয়েতে এগুলো সব মানে চলে। এমন না যে যার কেউ মনে कुछ भी आया, कोई ना किसी ना ने ना कुछ ना भी ना बोल दिया, ना कुछ ऐसा कुछ नहीं ऐसा कोई नहीं कर बोल सकता। पहले से उसको डायरेक्ट किया जाता है। अच्छा, या जो भी हर ऑडियंस, चीज का पहले डायरेक्शन हाँ करके। पहले ओके, इवन जो है मैं बताना चाहता हूँ, एक सीक्रेट चीज भी बताना चाहता हूँ। एबी साहब बीच बीच में क्या पूछेंगे उसका भी पहले से हिंट्स दिया जाता है। अच्छा, जैसे क्योंकि आपका जो है, आप गए ना हॉट सीट में, আপনি হট সিটে গেছেন, হট সিটে যাওয়ার আগে ওর প্রোফাইল এবি স্যার পড়ে, अच्छा, পুরো ওর কাছে প্রিন্ট করে 2 পেজ 3 পেজে আপনাকে দেয়া হয় ওনাকে, এবি স্যারকে। এবি স্যার সেটা নিজেকে পড়ে একটা মানে মাঝখানে যে আপনি যতক্ষণ হট সিটে না আসছেন তার আগে এবি স্যার ওটাকে স্টাডি করে পড়ে পয়েন্ট ওয়াইজ পয়েন্ট। এ ব্যাপারে আপনার ব্যাপারে পুরো এবি স্যার জেনে যায়। সেই হিসাবে আপনি যখনই হট সিটে যাবেন তার আগে, যখন ফার্স্টের ফিঙ্গারে ফার্স্টে আপনি সিলেক্ট হয়ে গেলেন, তারপরে মাঝে গ্যাপ থাকে, 15-20 মিনিট গ্যাপ থাকে, সেই টাইমে এবি স্যার আপনার হিস্ট্রিটা পড়ে, প্লাস আপনাকে আলাদা একটা রুমে নিয়ে গিয়ে ওকে গাইড করা হয় যে আপনি কি বলো, এবি স্যার হয়তো এই জিজ্ঞাসা করতে পারে, এরকম জিজ্ঞাসা করতে পারে, এইসব করতে পারে, তো আপনাকে এইভাবে অ্যান্সার দিতে अच्छा, হয়। মানে সেটা আগে একটা গাইড। যখন আমার প্রোফাইলে ছিল একটা গানা, আমি মিউজিক মানে ইন্ডিয়ান আইডলে গিয়েছিলাম, তো ন্যাচারালি আমি জানতাম আমাকে একটা গান গাওয়ার জন্য বলবে, তো সেই হিসেবে আমি নিজেকে প্রিপারেশন করে যেতে হয়। গাইডলাইন থাকে পুরো পুরো প্রপার গাইডলাইন সে পুরো ওরা proper শুট করে, guideline মানে থাকে। একদম মানে হ্যাঁ একদম হালকা ফুলকা ফাইলামি চলবে না। এবি স্যারের শো আর গাইডলাইন থাকবে না। সেটা ঠিক। আর এটা কেবিসি, ইটস আ ভেরি বিগ ব্র্যান্ড। কিন্তু এটাও ঠিক, যখন আর কি ব্রেক হয় 20 মিনিট করে এক একটা শুটিং হয়, 20 মিনিট হওয়ার পরে 10 মিনিট 15 মিনিট ফির ব্রেক হয়। আচ্ছা, অমিতাভ জি ওয়াশরুমে যায় কিংবা অমিতাভ জিকে মেকআপ ফেকআপ করে, আর মাঝখানে অমিতাভ যখন ব্রেক হয় তখন অডিয়েন্সের সাথে খুব গল্প ফল্প খুব করে, জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু অমিতাভ স্যার এত ডাউন টু আর্থ হয় না, মানে যদি কেউ মানে উল্টো পাল্টাও যদি কমেন্ট করে তাও কিন্তু কোনো সময় রাগে না। আচ্ছা, আমি যেমন দেখেছি অন্য ফিল্ম স্টাররা যখন শো হয়, আমি দেখেছি অনেক শো, রণবীর সিং এর শো দেখেছি, আর অক্ষয় কুমারের শো দেখেছি, মানে একটু রেগে যায় মানে অন্য কিছু যদি জিজ্ঞেস করে, সেরকম অমিতাভ স্যারকে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, স্যার आप बोलिए ना वो ये आपका एक डायलॉग बोलिए फलाना फिल्म का, তো রাগে না, আরে ये तो कितना बार आप सुने हैं, क्यों बार बार मेरे को ऐसे, এরকম করে না, মানে খুব একদম ডাউন টু না, he is a living legend। একদম সিম্পল লোক, একদম খুব डाउन टू अर्थ। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा एक चीज़ कि आप तो कंट्री को सर्व करके इट्स नाउ 32 इयर्स स्टिल रनिंग, तो सर लाइफ कैसा होता है सोल्जर, एक सोल्जर का लाइफ कैसा है, डे टू डे लाइफ? जैसे हम लोग अपने घर में उठ रहे हैं, सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, और डे टू डे डेली लाइफ अपना नेसेसिटीज़ जो है वो कर रहे हैं, बट एक सोल्जर का लाइफ में और आम नॉर्मल जनता की लाइफ में क्या डिफरेंसेस है सर? कितना टफ होता है? टफ है, हम लोगों का ड्यूटी तो टफ है, लेकिन उसके अनुसार हम लोगों का भी उसी हिसाब से आराम भी है। जैसे देखिए सभी लोग जो है फील्ड में ड्यूटी नहीं करते हैं, रोटेशन किया जाता है। ओके, जैसे हम लोग जो कैंप रहते हैं उसको गार्ड रहते हैं, ओके, जो गार्ड ड्यूटी थोड़ा सॉफ्ट रहता है, थोड़ा आराम का रहता है, 2 घंटा बाद आपको गार्ड चेंज होता रहता है। कुछ लोग फील्ड में जाता है, फील्ड का जो ड्यूटी करते हैं वो तो टफ है, लेकिन वो लोग फील्ड में मान लीजिए 1 हफ्ता ड्यूटी किया, 15 दिन ड्यूटी किया, फिर उनको
थोड़ा सॉफ्ट, जैसे गार्ड ड्यूटी में और ड्यूटी में, और अंदर का कुछ काम के लिए उसको ऐसे रोटेशन, वो सब मतलब मैनेजमेंट है। ये नहीं कि एक बंदा लगातार जो है 30 दिन 60 दिन 70 दिन लगातार ड्यूटी करे, वो तो जिंदा ही नहीं रहेगा। कैसे, मैं बता रहा कितना टफ है। हम लोगों को 3 बजे उठना पड़ता है, जो जाता है फील्ड में ड्यूटी के लिए। ओके। मतलब जो फील्ड में ड्यूटी करने जाता है, जो सर्च ऑपरेशन में जाता है, नक्सल के साथ जो भी वो ड्यूटी करने जाता है, 3 बजे उठता है। एक सायरन बज जाता है कैंप में, 3 बजे उठते हैं। उसके बाद आधा घंटा आपका टाइम दिया जाता है, पूरा फ्रेश होके फिर जो भी है आप करके, थोड़ा हल्का फुल्का खा के, फिर ड्रेस फ्रेस पहन के, आपका हथियार लेके और एमुनिशन लेके, बॉस पिट जो भी सामान साथ में लेके, फिर आप 3 बजे पौने, मतलब 3 बजने से 5 मिनट पहले एक जगह खड़ा होना पड़ता है। पहले गिन लेता है ना कितना बंदा जाता है नहीं जाता है, कौन कौन जाता है उसको एंट्री, क्योंकि बीच में कोई गुम हो जाए, कोई इनकाउंटर हो जाए, कौन ड्यूटी गया कौन नहीं गया, वो सब हिसाब किताब रखना पड़ता है। और एक जगह जो है आपको 3 बजे उठे तो आपको 3:25 पे वहाँ होता है, एक जगह में खड़ा होता है, फिर 3:30 बजे एग्जैक्ट हम लोग मूव कर जाते हैं। उससे पहले हम लोगों का जो भी है डिपार्टमेंट का लोग है जो खाना फाना बनाते हैं, कुक खाना बनाते हैं, उसको पैक लंच बोलते हैं। मतलब लंच पैक कर लेते हैं, जैसे भी रोटी सब्जी और पूरी सब्जी सब हम लोग करके बैग जो रहते हैं, छोटा बैग रहता है, उसमें लेके चले जाते हैं। फिर बाइक में जाना पड़ता है, क्योंकि अभी वहाँ इतना टफ हो गया सिचुएशन। पहले क्या करता, पूरा रास्ते में आईडी बिछा के रखे थे वो लोग, अभी तो थोड़ा कम हो गया। तो अगर आईडी के चपेट में गाड़ी आ जाए तो एक साथ हम लोग 10 बंदे जा रहे तो 10 बंदे का कैजुअलिटी होने का चांस है। इसीलिए सिंगल सिंगल हम बाइक में जाते हैं, डिस्टेंस रख के। अगर बाई दी आईडी ब्लास्ट हुआ भी तो मरेगा तो एक ही मरेगा। अच्छा, हाँ। तो इसलिए उसके अनुसार हम तो डिस्टेंस उसका डर रहता है सर। डर, एकदम डर है। पूरा आईडी है, पूरा आईडी बिछा के रखे है। पहले क्या होता था, अभी जो है टैक्टिक्स चेंज कर दिया नक्सलाइट। पहले क्या होता, आमने सामने लड़ते थे, अभी आमने सामने लड़ नहीं पा रहा है, उनका उतना ताकत नहीं। हम लोगों के पास इतना, मतलब अभी ये हो गया सोफिस्टिकेटेड वेपन वगैरह आ गया, हम लोग ड्रोन में पूरा कैप्चर कर लेते हैं जो उग्रवादी कहाँ छुपा है, तो लोग आमने सामने लड़ नहीं पा रहा है। अभी क्या किया, वो हर जगह में जो है, जिस एरिया में वो लोग रहते, पूरा जो है सराउंडिंग में पूरा आईडी बिछा के रखता है। अच्छा, आप टैप करेंगे और वो ब्लास्ट हो जाएगा। एकदम एकदम। तो इसीलिए हम लोग सिंगल सिंगल जाते हैं लेकिन उसके लिए भी हम प्रिकॉशन लेके जाते हैं। जैसे हम चले गए 25 किलोमीटर गए, उसके बाद हम पैदल जाते हैं, अच्छा, एक डिस्टेंस रख के। और उससे पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग का साथ जो है वो ये है आपको डॉग है, डॉग पहले जाते हैं, राइट। पूरा सूख के जाते हैं। कोई आईडी फाइडी होगा तो डिटेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आईडी डिटेक्टर भी टीम जाते हैं। फिर उसके बाद हम जो ट्रूप्स हैं ना वो मूवमेंट करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें प्रोसेस, लेकिन उसमें दिक्कत भी होता है। देखो अब डॉग भी तो, वो भी तो एक सर कभी ऐसा हुआ है कि आई चेक के बाद भी गया और वो ब्लास्ट हो गया? हाँ, वही तो बोलने जा रहा हूँ। अच्छा, देखिए कभी कभी डॉग भी, वो भी लिविंग थिंग है, ठीक, उससे भी गलती हो सकती है। आईडी डिटेक्टर मशीन है, उसके भी गलती हो सकते हैं। तो ऐसी भी कभी ना कभी होता है गलती। अगर डॉग में भी ठीक से नहीं कर पाए डिटेक्टर, आईडी जो है उससे भी डिटेक्ट नहीं कर, अब गया तो ब्लास्ट हो गया अपना। मतलब पिछले 2-3 महीना में मेरा यूनिट में 2-3 लोगों का कैजुअलिटी हो गया ऐसे। तो हो जाता है बहुत। और वो जब आईडी ब्लास्ट हो जाता है पूरा बॉडी एकदम मतलब चित्रा बितरा हो जाता है उसमें, तो आप समझ ही सकते हैं क्या है। तो ये सब टफ, बहुत टफ ड्यूटी है, बहुत टफ है सर। बहुत ड्यूटी टफ है। सर क्योंकि हम लोग आर्मी को, मतलब आप आज एक टाइटल जीते हो तो आपका बहुत ज़्यादा मतलब प्रशंसा हो रहा है या अप्रिसिएशन हो रहा है, बट मेरे ख्याल से आप एक, उससे पहले आप एक सोल्जर हो। बिल्कुल और वो सबसे बड़ी बिल्कुल हम लोग के लिए गर्व की बात है। और आपकी वजह से हम लोग आज जो भी अपना सुकून चैन से सो रहे हैं घर में, सिर्फ आप लोग, आपके वजह से हम लोग आराम से सो पा रहे हैं। सर एक उसको हम लोग हीरो मानते हैं। तो सर एक सोल्जर का लाइफ में ये जो इतना जो चीज़ है, तो एक इसको सेलिब्रेट करना, सर आप किस एंगल से इसको देखते हो? मतलब क्या आपके हिसाब से इसके बारे में आपको क्या बोलना है सर, इस सोल्जर का लाइफ को लेकर? बिल्कुल, सोल्जर का लाइफ तो टफ होता है, एक मतलब सेक्रीफाइशियल लाइफ होता है सबका सोल्जर। क्योंकि हम लोग जो है अलग अलग, आर्मी का अलग ड्यूटी है, बीएसएफ का अलग ड्यूटी है, सीआरपीएफ अलग ड्यूटी है, एसएसबी का अलग ड्यूटी रहते हैं। सब अपना अपना ड्यूटी करता है अपने अपने जायगा में। लेकिन सोल्जर का लाइफ चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, एक सेक्रीफाइशियल लाइफ तो होता है। क्योंकि हम लोग फैमिली से दूर रहते हैं, राइट, हम लोग फैमिली से दूर रहते हैं, बहुत दूर बहुत रहते हैं। अनसर्टेन होता हाँ है हाँ, सर। परिवार, मतलब हम लोग को साल में क्या 60 दिन छुट्टी मिलता है या 75 दिन छुट्टी मिलता है, उसी में आता है। दूसरा तो हम लोग को और एक टफ होता है, हम लोग सेलिब्रेट कर ही नहीं पाता है। इसीलिए नहीं पाते हैं क्योंकि जब फेस्टिवल होता है ना, तो हम लोग ज़्यादा टफ ड्यूटी होता है। फेस्टिवल का टाइम में छुट्टी मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि फेस्टिवल टाइम में जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी, हम लोग बहुत टफ ड्यूटी रहता है। कब कहाँ ब्लास्ट हो जाए, कब क्या उग्रवादी घटना हो जाए। और दूसरा बात, जब फेस्टिवल होता है जैसे दीपावली, दशहरा, उसमें भी ड्यूटी ज़्यादा होता है हम लोग का। लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी भी, जो लोग लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में करते हैं, तो टफ होता है। फेस्टिवल तो हम लोग माना नहीं पाते, लेकिन हमारे लिए एक सुकून की बात है। हम जब भी घर में आता है ना,
तभी हमारे दीपावली दशहरा तभी शुरू हो जाता है। क्या बात है सर, एक अच्छी बात है, हम लोग यही क्या सोचते बात हैं, है। हम जिस दिन घर पहुंचे उसी दिन मेरा दिवाली दीपावली दशहरा शुरू हो जाता है। तो एक है, और लेकिन खुशी भी इस बात का है, हमें गर्व भी है जो हम भारतीय सैनिक है, एक सोल्जर हैं, लोग रेस्पेक्ट भी करते हैं जी हमके। सर। एक सोल्जर को देख के उनका दिल में भी एक भावना आता है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, कभी-कभी मैं देखा है जो एक्सपीरियंस सोल्जर के साथ आम पब्लिक सिविलियन का कभी-कभी झड़प भी हो जाता है। जी सर। कभी ये हो जाए तो मैं आम जनता को, भारत के नागरिक को मैं ये एक रिक्वेस्ट करूँगा, सोल्जर को थोड़ा रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि वो जाग रहा है तभी आप सो रहे हैं। जी सर। चाहे कहीं भी जाएगा मैं यहाँ हूँ, जी सर। चाहे वो किसी भी, चाहे बॉर्डर पे हो, चाहे नागालैंड मणिपुर है, कहीं है, वो लोग जग रहे हैं तभी आप सो पा रहे हैं सुकून से, तो उनके साथ थोड़ा सॉफ्ट में डील किया जाए। हो सकता है, क्योंकि फौजी जो होता है ना, थोड़ा खून का गर्म होता है। अगर उनका खून गर्म नहीं होगा तो आप उग्रवादी से लड़ नहीं पाएगा। सही बात। तो उनका थोड़ा खून गर्म रहता है, हमेशा जोश में रहता है, तो कभी कभी सिविलियन के साथ ऐसे हो जाता है आर्गूमेंट, बाग बितंडा किसी ना किसी मैटर में। तो मैं भारतवासी को जो है रिक्वेस्ट करूँगा, उनका थोड़ा सॉफ्ट नज़र में देखे। और आपको पता नहीं वो किस मतलब किस सिचुएशन में था उस टाइम, उसका माइंड में क्या चल रहा था होगा, कोई और सोच रहे होगा, तो उसका थोड़ा सॉफ्ट नेचर में करके थोड़ा डील कीजिए, उनको थोड़ा इज्जत कीजिए, सम्मान राइट कीजिए। राइट राइट। सर सारा कुछ तो समझ आ गया इससे। एक क्वेश्चन मैं बस पूछूंगा आपसे कि थोड़ा सा आपका कॉलेज लाइफ के बारे में, कोई ऐसा कुछ फन मोमेंट आपको याद हो अपनी ज़िंदगी का, या बहुत सुनहरा पल जिसको आप जीवन भर याद रखेंगे, या आपके माइंड में हमेशा चेरिश करेंगे कि अच्छा मेरा एक ऐसा टाइम गुजरा है व्हेन यू आर यंग। अभी तो बहुत सारे हैं, बट एक वो बचपन का बात होता है ना कि कुछ दोस्तों के साथ या कुछ एक मोमेंट्स रह जाता है, तो ऐसा कुछ अच्छा मोमेंट्स जो आप शेयर करना चाहें सर। बिल्कुल बिल्कुल शेयर करूँगा। कॉलेज के लाइफ में क्या हुआ, हम तो गांव के थे, मैं आपको पहले ही बताया, कॉलेज तो मेरा घर से 15 किलोमीटर दूर थे, गांव से थे, और गरीब भी थे। तो हम लोगों का जो शहर में, जो कॉलेज में जो रहता है ना, शहर का लड़के लोग भी जो रहते हैं, वो जो जिस हिसाब से एंजॉय कर पाते, तो हम लोग गांव के नहीं लड़के कर जो पाते है हैं। और गरीब घर का लड़के नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग खुद ही एक हीन भावना रहता है जी। एक तो हम गांव से है, गरीब से, उनके जैसे ना तो हमारे पास पैसा है, ना उस हिसाब से ड्रेस है, ना एंजॉय करने की है। लेकिन फिर भी मैं जो है कॉलेज लाइफ में बहुत पॉपुलर था मैं, मुझे इस बात का खुशी है, क्योंकि मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन भी था। अच्छा। जैसे मैं जो है रनिंग में बहुत एकदम टॉपर था, ठीक है, 100 मीटर 200 मीटर जो भी खेल कूद में मैं बहुत अच्छा था, तो उसके लिए सब लोगों का दिल में किया था। और एक बात था, जब हम लोगों का ऑफ क्लास रहता था, तो मुझे खुशनसीबी है, लड़की लोग मुझे बहुत पसंद करते थे, अच्छा ठीक अच्छा। है। जैसे भी ये लड़के लोग इसीलिए पसंद करते थे, वो जो ऑफ टाइम में मैं गाना गाता था, अच्छा। मेरे को बुलाता था, विप्लव विप्लव बोल, मैंने गाना सुना, एक तो गाना सुना, तो वो जो है 8-10 लड़की है बैठे जाते थे, फिर हम उस बीच में बैठते थे, तो जो भी मेरा गाना वगैरह होता था, मैं तो बोला शुरू से मैं गाने में बहुत ये है इंटरेस्टेड, तो मैं गाना वगैरह उनको सुनाता था, तो वो मुझे बहुत पसंद करते थे ये लोग जो है। तो एक अच्छा चीज़ जो है, हम गरीब और गांव से होने के बावजूद भी उन लोगों का जो है प्यार मिला है, तो मुझे बहुत ही एक अच्छा। नहीं सर, ये सिर्फ लड़की का बात नहीं, आप जैसे बात भी करते हैं तो इसमें भी आप सबका दिल मोल लेते हैं, या आप जगह बना लेते हैं, मतलब वो गॉड गिफ्टेड है हाँ, सर आपके पास। है, एक नेचर हर है। किसी के पास वो मिठास नहीं होती, तो आपके पास वो है सर, आप घर बना लेते हैं लोगों के दिल में, आप राज कर लेते हैं, ये बहुत इजीली लोग आपसे कनेक्ट कर बिल्कुल लेते हैं। बिल्कुल एकदम। सर लड़की नहीं, लड़के लोग, मतलब मेरे सभी- ख्याल से सभी- सभी सभी। आपसे बहुत अच्छे से बिल्कुल, कनेक्ट, बिल्कुल। और मेरे से पॉपुलर अच्छे- आपका होने का सर रीजन भी है, क्योंकि सर ये जो आपके अंदर क्वालिटीज है, ये सर तो आदमी को कनेक्ट करेगा ही। तो सर ये कोई बहुत बड़ा मेरे लिए तो सरप्राइज नहीं है कि आप पॉपुलर है सर, ऐसे भी आपको नहीं भी होते तो आपको होना ही था। नहीं, पॉपुलर था मैं। जी जी जी। तो सर थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। आप हमारे शो में आए, इतने सारे एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किया, और ख़ास करके केबीसी में अगर किसी को जाना है तो क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या प्रिपरेशन होगा, वो भी शेयर किया। मैं अपने ऑडियंस के साथ में आपका लिंक भी शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप का, अगर उन लोगों को किसी को भी अगर चाहिए होगा तो वो लोग आपके मेरे साथ जुड़ सकते हैं वो लिंक मैं में। गाइडलाइन दूंगा उसको, एकदम एकदम गाइडलाइन दूंगा एकदम। तो थैंक यू सो मच सर इतने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, और once again many 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 congratulations to you for winning the title Crorepati, and many more, and I hope, I wish many more milestones you achieve in near future.
Right. So I wish you all the very best and thank you so much for coming to Adda with Araf. थैंक यू Thank आरव you. Thank you so much, थैंक यू sir. आपने मेरे को बुलाया और इस शो में और मेरा इंटरव्यू लिया और इतनी अच्छी अच्छी बात आपको शेयर करने का मौका मिला और दुनिया देखेंगे भी जानेंगे भी मेरे बारे में, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू। और सर आपने सर हर चीज़ों का बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार में, बहुत डिटेल में बताया है। आई होप हमारे ऑडियंस भी इसी तरीके से एंजॉय करेगी जब ये पॉडकास्ट निकलेगा, तो आप भी देखेंगे, आप भी सीखेंगे, आप भी समझेंगे और आई होप कि पॉजिटिविटी लेके लाइफ में आगे बढ़ेंगे। जो मिस्टर बिप्लब बिस्वास का जो पॉजिटिविटी जो उन्होंने शो में दिया है, तो वो आपके लाइफ में ज़रूर जाएगा और इससे बहुत कुछ आप लोग निकाल सकते हैं इस शो से। आई होप, लेट्स होप फॉर द बेस्ट और कीप वॉचिंग अड्डा विद अराफ and stay tuned and support me so that I can also bring this kind of contents and stories more in front of you, so we can, together we can get inspired and we can do lots of good things. So once again I'm signing off and stay tuned for the next episode. So till then, see you, take care, good luck.